हेलो दोस्तों। और सेलेस्टियल जीनियस के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो मुन, और वो एक तलवार बना लेता है और कहता है कि चलो काम हो गया। और वो लोहार का बच्चा कहता है क्या, और वो मुन कहता है कि फाइनली और मैंने एक तलवार बनाई दी, वो भी अपनी ताकत से। और वो बच्चा कहता नहीं, और आखिर ये 4 दिनों में पॉसिबल कैसे हो सकता है। वो मुन कहता है कि जब मैं एक वो सिकल और मतलब कि छोटी मोटी चीज़ें बना रहा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा धीमा था, लेकिन जब मैंने एक तलवार अपने हाथों से बनानी शुरू की तो मेरे हाथ अपने आप ही चलने लगे। और क्या ये हो सकता है ये भी उस पेंटिंग के कारण हो रहा हो। और वो मन में सोचा नहीं, और सबसे ज्यादा जिसने मेरी मदद की थी वो, और तभी वो उस लोहार से बोलता है कि सर और थैंक यू, और आप ही के कारण मैं ये तलवार बना पाया। और लोहार कहता चलो, और लगता है कि तुम जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे बेहतर थे, और अब तुम्हें ये फालतू की दूसरी चीजें बनाने की कोई जरूरत नहीं, और तुम जितनी चाहो उतनी तलवारें बना सकते हो अपनी इच्छा से। और वो दूसरा बच्चा कहता वो पिताजी, और वुमन कहता थैंक यू सो मच। और आगे वो लोहार कहता उसके बदले में मुझसे वादा करो कि जो भी तलवारें तुम यहाँ पर बनाओगे उनको बस तुम्हें अच्छाई के लिए और इंसाफ के लिए इस्तेमाल करना होगा। वुमन कहता हाँ बिल्कुल, और मैं वादा करता हूँ। और वो दूसरा बच्चा मन में सोचता आखिर वो इडियट ऐसा कैसे कर सकता है यार। और हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और वुमन एक जगह पर खड़ा होता है, और वो तलवार देखते कहता चलो, और अब मैं हेवन एंड अर्थ की तलवारबाजी भी सीख सकता हूँ। और इसी तरह से दूसरा दिन आ जाता है, और कुछ बोल रहे होते हैं कि आखिर वो देखो, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि वुमन पिछले कुछ समय से अपनी स्किल को काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा है यार। और एक बंदा कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो वुमन, और वुमन वहां पर रेस्टोरेंट में अलग अलग जगह पर खाना पहुंचाया जा रहा होता है, और जब वो सब्जी काट रहा होता है एक बंदा कहता है देखो वो कितना ज्यादा तेज है, और वो तो अपने पिताजी से भी ज्यादा तेज लग रहा है। और आखिर वो बच्चा जो कि बस बैठा रहता था पूरे दिन, ऐसा कैसे हो गया यार, अमेजिंग है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ, और ये सब कुछ तो मैंने ही उसको सिखाया, और वो बहुत ज्यादा गर्व से हंस रहे होते। और आगे वो कहते हैं वुमन, और क्या कुछ अच्छा हुआ क्या, और तुम नॉर्मल से ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। वुमन कहता नहीं, मैं तो बस सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और कुछ नहीं। हम देखते हैं कि एक दरवाजा खुलता है, और तभी एक बंदा कहता है कि भले ही ये जगह थोड़ी सी बेकार है लेकिन यहाँ का खाना कहा जाता है कि डिलीशियस है माय लेडी, और चलो अंदर चलते हैं। और वुमन के पिताजी कहते हैं वेलकम। वुमन वो देखते हुए मन में सोचा एक मिनट, ये तो वही है ना इमचू, जिसने कि मुझे पिछली बार मारा था। और वो इमचू बोल रहा था कि हाँ और रो और रो। और इमचू वहां पर उस लेडी को बिठाने के बाद में दूसरी कुर्सी पर बैठने लगता है, और कहता है चलो, और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। तो वहां पर उस लेडी का जो एक बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि ओए बेवकूफ, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इनके साथ में बैठने की। और हम देखते हैं कि वो इमचू मन में सोचता है कि नहीं नहीं ये एसोल। और आगे कहता नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पर बैठने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बस सीट बाहर निकाला था ताकि आप यहाँ पर बैठ सको, प्लीज बैठ जाइए। तो बॉडीगार्ड कहता आखिर मैं यहाँ पर इनके जैसे स्टेटस वाले के साथ में कैसे बैठ कर खा सकता हूँ। तो वो लड़की कहती कि चलो और तुम दोनों ही बैठ जाओ, और ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई रानी वगैरह हूँ, और इतनी ज़्यादा तुम इज्जत करोगे तो मुझे शर्म आएगी इतने लोगों में। और वो कहते ठीक है बैठ जाओ अंकल। और वो बॉडीगार्ड इसका अंकल होता है, वो बैठता है और कहता ठीक है चलो, और आज के लिए मैं बैठ जाता हूँ। और वो इमचू मन में सोचा कि ये जो बंदा है सच में काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका है, और अभी भी ये ऐसे, मुझे उम्मीद है कि पूरी जिंदगी बस ऐसे बॉडीगार्ड बनकर ही निकाल दे। आगे वो कह रहा ओए आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, और क्या तुम हमारे ऑर्डर रिसीव नहीं करने वाले क्या। तो वो लड़की कहती ओए क्या तुम थोड़ा अच्छे से बात नहीं कर सकते। तभी वो मन वहां पर बीच में आता है और कहता प्लीज अपना ऑर्डर बताइए। और एकदम से वो आ जाता है। तो वो दूसरा जो बॉडीगार्ड होता है वो मन में सोचता है मैंने उसको आते हुए सेंस भी नहीं किया। इमचू कहता ओए संग वुमन, और आखिर ये इडियट हमारा ऑर्डर कैसे लेगा। वुमन कहता आखिर तुम लोग क्या खाने वाले हो। वो लड़की कहती आखिर यहाँ पर अच्छी चीज क्या है। वुमन कहता कि यहाँ के नूडल्स और डक वो अच्छे हैं। तो लड़की कहती प्लीज वो लेकर आओ। तो वुमन वहां से जाते हुए कहता ठीक है, और मैं आपके लिए वो लेकर आता हूँ तुरंत। और वो इमचू को एक मारता भी है अपने हाथ से। इमचू कहता तुम इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की। तो वुमन कहता कि सॉरी, और मैं तो एक इडियट हूँ ना तो इसलिए। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था दूसरा बंदा। आगे इसी के साथ में रात हो जाती है, और वो लोग कहते हैं हमने काफी ज्यादा अच्छे से खाया और सच में अच्छा खाना था। और वो लोग कहते थैंक यू। और जब सभी लोग जा रहे होते तो वो जो इमचू होता है वो दूसरी लेडी को जाते हो कहता माई लेडी, और मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है और मैं वापस बाद में आ जाऊंगा, प्लीज आप मेरे बिना चाहिए। और वो लेडी कहती कि ठीक है और ज्यादा लेट मत होना। इमचू कहता ठीक है। और जब वो बॉडीगार्ड और लेडी दोनों चले जाते तो इमचू वापस उसी वुमन के वहां पर आता है और दरवाजा खोलते हुए कहता आखिर किस तरह की घटिया रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर मेरे खाने के अंदर एक बाल आया था जो मैंने खाया था, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी लेडी को ऐसा खाना देने की। वो मन कहता ये ऐसा कहीं का। तो उसके पिताजी कहते आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने देखा नहीं क्या पहले, और ये वहां पर लेडी के उन नोबल लोगों में से एक है, और हम ज्यादा लापरवाही से बात नहीं कर सकते। वो मन कहता कि वो बकवास कर रहा है हाँ, और आखिर मैं इस तरह से चुपचाप ही कैसे सहूं। तो उसके पिताजी कहते भूल जाओ, और हमें ये सहना ही होगा, और मैं इससे निपट लूंगा, तो चुपचाप बैठे रहो। और आगे वो कुछ रुपए देते हुए कहते हैं कि चलो, और मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और ये आपके पैसे का रिफंड, और साथ ही में आपको जो मुश्किलें हुई उसके लिए भी पैसे। तो इमचू कहता कि चलो, और मैं हमारी लेडी के कारण अभी चुप रह रहा हूँ, वरना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी लेडी के साथ में ऐसा बर्ताव करने की, और अगली बार से ध्यान रखना। और वुमन के पिताजी कहता ठीक है हम समझ गए। और वुमन बहुत गुस्सा भी हो रहा था, और जब वो बंदा वहां से चला जाता है वुमन के पिताजी कहते चलो, और हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बच गए यार। और वुमन मन में सोचता है इमचू और तुम गए काम से। बाहर हम देखते हैं कि इमचू जब जा रहा था वो कहता हाँ, और आखिर उसको लगता क्या है कि आखिर वो बॉडीगार्ड हम सभी लोगों को ऐसे जाने को बोल सकता है, और मैं पक्का उस लड़की को अपने साथ में लेकर ही आऊंगा।
और तभी पीछे से वुमन आता और कहता कि ओए खरगोश दांत वाले, और एक सेकंड के लिए यहाँ पर आना। तो इमचू कहता क्या कहा तुमने, खरगोश जैसे दांत वाला? हाँ? और आखिर कौन है जो मुझे ऐसा बोल रहा है? और जब वो पीछे मुड़ता है वो कहता हाँ संग वुमन। और ये इडियट, सच में तुम पागल हो चुके हो क्या? तो वुमन कहता है कि नहीं, हाँ मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूँ। और क्या तुम भी तो एक पागल इंसान से मार खाना चाहोगे? एमचू कहता ठीक है तुम इडियट, और मैं परफेक्ट मोमेंट पर तुमसे मिला, और मैं वैसे भी अपने गुस्से को कहीं पर तो उतारने वाला था, और चलो मैं थोड़ा तुम्हें भी स्वाद चखाता हूँ। तो वुमन कहता ट्राई करो, अगर तुम कर सको तुम एसहॉल कही के। और इमचू कहता ये इडियट, और जब वो एक मुक्का मारने वाला होता है तभी वुमन उसको एक कोहनी से मारता है। और इमचू कहता ओए चोट दर्द हो रहा है यार, और बस तुम इस एक पंच के साथ में लकी थे, लेकिन अब मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जब वो वापस वुमन को मारने वाला होता है तो वुमन एक और उसको मुक्का मारता है, और बाद में उसके पेट में घुटना मारता है, और फिर उसके दोनों दांत पकड़ लेता है और कहता है कि तुम साले खरगोश तो हो नहीं असली में, तो तुम्हारे ये दांत इतने बड़े क्यों है? और इसी के साथ में वो इमचू मन में सोचा आखिर वो इतना ताकतवर कब बन गया। वो मन कहता मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, और हमारे इस इन के पास में भी कभी मत आना, और तुम्हारे जैसे कीड़ों की हमें जरूरत नहीं है। और जो दो लोग तुम्हारे साथ में आए थे वो तो तुमसे अलग लग रहे थे, तुम्हारे जैसे बिल्कुल नहीं थे, लफंगे। और उनका नाम खराब मत करना ऐसे काम कर समझ गए ना, और ईमानदारी से जीना। और ये पैसा ये मैं वापस ले रहा हूँ जो कि तुमने मेरे पिताजी से चुराया है। और इसी के साथ में उस इमचू के दांत को छोड़कर एक और मुक्का मारता, और वो कहता अरे मेरे दांत मेरे दांत। वो मन कहता है कि अगर मैं तुम्हें वापस कभी देखूंगा तो मैं तुम्हारे दांत को उखाड़ लूंगा, चलो और यहाँ से दफा हो जाओ। इमचू कहता हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने और हमारी लेडी के सामने ऐसे एक्ट करने की, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो मन कहता कि क्या, चलो तो मैं अभी कभी तुम्हारे दांत निकाल लेता हूँ। तो इमचू वहां से भाग जाता है। वो मन कहता कि ये घटिया इडियट कहेगा, और आगे कहता लेकिन चलो, और ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है जब मैं ताकतवर हो चुका हूँ। और आगे हम देखते हैं कि कहीं पर सुबह हो चुकी होती है, और वो उनके पिताजी कहते क्या तुम बोल रहे हो कि उसने पैसे वापस दे दिए, और ये इम्पॉसिबल है, और जरूर तुम उससे लेकर आए होगे। वुमन कहता क्या, और आखिर ये पॉसिबल कैसे, मैं इतना कमजोर हूँ, और उसने मुझे कहा कि बस ध्यान से रहना और पैसा वापस दे दिया। वुमन के पिताजी कहते वेल चलो, और तुम्हारे पास में वैसे ताकत तो है नहीं कि तुम उससे पैसे ले सको, लेकिन फिर भी ये मैंने उसको जितना दिया था उससे ज्यादा पैसा है। वुमन कहता है कि ये सच में ये एक दिन का ब्याज भी उसने वापस दिया है। उसके पिताजी कहते हैं कैसा ब्याज? वुमन कहता है कि मुझे पता नहीं यार, तुम रखो इसको। और फिर हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और कुछ लड़कियां वहां पर आती है, और एक लड़की कहती कितनी गर्मी है यार, और जैसी उम्मीद थी ऐसे गांव वाले इलाके में बिल्कुल मजा नहीं आता है। वुमन वो देखता है और वहां पर एक थोड़े से लाल कलर वाले बालों वाली लड़की होती है, और वो उसको देखता रह जाता है। वुमन मन में सोचता है कि वो इतनी ज्यादा गोरी और बिल्कुल एकदम परी जैसी दिख रही है। तो जो सबसे पहली जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ, और ये इडियट इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सिवल को देखने की, जबकि मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ। और वो कहते क्या ये इन खुली नहीं क्या, और तुम यहाँ पर काम नहीं करते? वो मन कहता हाँ, और आखिर आप क्या खाना चाहोगी, और या फिर आप रूम्स को देखना चाहोगी? तभी वो लड़की कहती कि और योसेल, तो योसेल कहते कि हम लोग यहाँ के खाने के बारे में हमें पता नहीं है, तो प्लीज और हमें थोड़े ठीक ठाक कीमत पर क्या अच्छा मिलता है वो बताइए, और आज की रात को हम यहीं पर रुकने वाले हैं और बाद में अगले दिन चले जाएंगे, तो प्लीज हमारे लिए रूम की भी तैयारी कीजिए। वो मुन कहता ठीक है। और आगे वो जो दूसरी लड़की होती है वो कहती हाँ, लगता है कि वो बस तुम्हें ही देखकर मुस्कुराता है योसेल। और योसेल कुछ बोल नहीं रही होती, और आगे वो लड़की कहती हाँ, और तुम सच में काफी ज्यादा सिंपल चीजों को पसंद करते हो ना, तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि तुम्हें ऐसे सिंपल इंसान इस छोटे से इस काम करने वाले मजदूर बच्चे के साथ में रहने में मजा आएगा, नहीं तुम दोनों साथ में अच्छे दिखोगे। वुमन मन में वही चीजें सोच रहा था जो उस लड़की ने कही होती। और इसी के साथ हमारा ये चले कि वुमन के पिताजी कहते आखिर तुम कर क्या रहे हो, और उनको उनकी सीट दिखाओ। वुमन कहता हाँ प्लीज, और यहाँ पर बैठ जाइए, और यहाँ पर कुछ ही मिनट में खाना भी आ जाएगा। तो वो सबसे बड़ी जो लड़की होती है कहते ओए, और आखिर ये कुर्सी इतनी पुरानी क्यों दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बल टूट जाएगी, और योसेल तुम यहाँ पर आकर बैठो। तो वो जो लड़की होती है दूसरी वो कहती हाँ ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि वुमन मन में सोच रहा होता कि आखिर वो लड़की उसके साथ में इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही है, और ये लोग आए कहाँ से। और ऐसी शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि वो लड़कियां वहां पर बातें कर रही होती है, और वुमन खाना बना रहा होता है। वुमन उस लड़की को देखते हुए मन में सोचता है कि कोई भी उस सबसे नौजवान लड़की से बात नहीं कर रहा है, और इसी के साथ में रात हो जाती है। जो सबसे बड़ी लड़की होती है वो कहती है ओए इनकीपर, और आखिर तुम यहाँ पर रात को हमें कहाँ पर रुकने वाले हो, और जरा हमें वहां पर लेकर चलो। तो वुमन बस अपनी उंगली से इशारा करता और कहता चलो। और वो लड़की कहती ओए तुम्हारी इडियट हिम्मत कैसे हुई हमें उंगली दिखाने की? तो दूसरी लड़की कहती शांत हो जाओ, और वो बस एक छोटा सा इनकीपर ही तो है जिसको मार्शल आर्ट भी नहीं आता है। वुमन मन में सोचा हाँ, तो क्या जिस किसी को भी मार्शल आर्ट नहीं आता वो किसी काम का नहीं होता है क्या, और मुझे मार्शल आर्ट आता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन उनको एक छोटा सा पुराना कमरा दिखाता है, और कहता है कि तुम सभी लोग यहीं पर रुकोगे। तो वो लड़की कहते ये कितना ज्यादा छोटा और गंदा कमरा है, और आखिर तुम हमें यहाँ पर रहने के लिए कैसे बोल सकते हो? वुमन कहते बाकी सारे रूम भरे हुए, और अगर तुम्हें ये रूम पसंद नहीं है तो तुम दूसरी इन में जा सकते हो। तो वो लड़की कहते तुम मरना चाहते हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे ट्रीट करने की? तो एक और लड़की उसको रोकते हुए कहते रुक जाओ, और हम लोग यहाँ पर ये हाथ भी नहीं उठा सकते, और हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं आसपास में उनके सबके कान हम पर टिके हुए हैं, आंख भी। और अगर ये चीज बाहर निकल गई कि हम किसी ऐसे से लड़ रहे थे जिसको मार्शल आर्ट भी नहीं आता है, तो मास्टर बिल्कुल खुश नहीं होगा। आगे हम देखते कि वो लड़की थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करती है, और दूसरी लड़की कहती हाँ,
और भूल जाओ ये पागल बच्चा और अब सो जाओ। दूसरे लड़के भी कहते ठीक है चलो, और तुम बस आज बहुत लकी हो बच्चे। वुमन कहता है कि अगर ये जगह बहुत ज्यादा छोटी है तो बाहर एक इंसान अस्तबल में भी रह सकता है और मैं उनको वहां पर ले जा सकता हूँ। तो सबसे बड़ी लड़की कहती घोड़े के अस्तबल में, हाँ, और योसेल तुम वहां पर जाओ। योसेल कहती क्या, और आगे वो लड़की कहती क्या तुम जाना नहीं चाहती। योसेल कहती नहीं वो बात नहीं है, और ठीक है। वुमन कहता चलो मुझे फॉलो करो, और वो लड़की कहती ठीक है आप सभी लोग अच्छे से सोना। दूसरे लड़की कहती चलो ज्यादा लेट मत होना और कल हमें सुबह उठा देना। योसेल उदास होकर खड़ी होती है और हम देखते हैं कि वुमन उसको एक कमरे में ले जाता है जहां पर कि वो कहती ये वुमन कहता है कि एक मेहमान ने अचानक से वो सारी चीजें कैंसिल कर ली और मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा तो प्लीज यहाँ पर सो जाओ। योसेल कहते लेकिन ये बहुत ही बड़ा कमरा और साफ भी है और मुझे दूसरे स्टूडेंट को भी यहाँ पर बुलाना चाहिए। वुमन कहता नहीं नहीं, और वो लोग ऑलरेडी सो चुके होंगे और तुम उनको ऐसे फालतू में डिस्टर्ब करोगी। और जहां तक बात रही दूसरे दिखने की बात है तो मैं सभी लोगों को ये बोल सकता हूँ कि सब लोग बहुत थके हुए थे और इसलिए वो ऑलरेडी थक चुके होंगे, और ये दूसरों से सीक्रेट रखना, वो लोग लड़कियां मुझे मार देगी वरना, और अगर उनको ये पता चला तो। और योसेल कहते ठीक है और थैंक यू। वुमन कहता बिल्कुल, और चिंता मत करो यहाँ पर सो जाओ अच्छे से। और जब वुमन वहां से चला जाता है योसेल साइड में देखती है और इधर उधर कमरे में सारी चीजें देखती है और फिर सो जाती है और कहती कि वाह और ये काफी ज्यादा अच्छी जगह है। और वुमन भी कमरे के बाहर होता और कहता चलो और अब मुझे भी जाकर अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन जब अपने घर से बाहर जा रहा होता है, बाहर की तरफ के सीन में है ना जो इमचू होता है वो कहता हाँ यहीं पर, वो यहीं पर रहता है। और एक बंदा कहता है इमचू तुम इडियट कहीं के, और अगर जो पैसा तुमने वादा किया है वो हमें नहीं दिया जाएगा ना तो तुम बहुत पछताने वाले हो। इमचू कहता चिंता मत करो यार, और मैं अगर तुम ये पक्का करोगे कि वुमन वापस कभी मुझ पर हाथ ना उठा पाए तो मैं तुम्हें 45 सिल्वर के सिक्के दूंगा। तो आगे वो इमचू कहता है कि वुमन तुम एसोल, और इस बार तो वो अपने पैरों पर चल के वापस नहीं जा पाएगा और कभी नहीं। हम देखते हैं कि कहीं पर रात को वुमन अपनी तलवार से प्रैक्टिस कर रहा था और कहता चलो और आज के दिन में इस लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस करूंगा। तभी इमचो वहां पर आते हुए कहता कि वुमन आज तुम मरे और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे क्रॉस करने की, और मैं डेबू याचा को अपने साथ में लाया हूँ। और डाबू याचा कहता है कि 1 मिनट, और तुम किसी इस जैसे बच्चे से भी नहीं निपट पाए। हाँ, और वुमन कहता है ओए इमचू, और मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी और आखिर तुम्हारे साथ में इडियट्स कौन है। तो इमचू कहता है कि अपनी जबान संभाल के, और तुमने इडियट किसको कहा, डाबू याचा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। डाबू याचा कहता है कि क्या तुमने हमें इडियट बुलाया, और चलो देखते कि लगता है तुम्हारे पैर तोड़ना काफी नहीं रहेगा। और वो अपने हथियार से एक हमला करता है और आगे वो कहता है मैं तुम्हारे सारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। इमचू कहता है कि उसको जिंदा मत छोड़ना, उसको खत्म कर दो। और डाबू याचा हमला किए जा रहा होता है, ये उस वुमन वहां पर उसके सारे हमले को डॉज किए जा रहा होता है, और डाबू याचा कहता है वो किसी मछली की तरह, और आखिर वो इतना तेजी से कैसे मूव कर रहा है। और जब वो मारने वाला होता है तभी वुमन अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करता है और मन में सोचता है कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा स्वीट और जेंटल एनर्जी है, और क्या ये हो सकता है कि ये डिवाइन एंड इथर्नल मूवमेंट है। तो वो डाबू याचा कहता है कि ये एसोल्स, और इसको थोड़ी बहुत ट्रिक्स आती है। हाँ, और चलो तुम सभी लोग क्या कर रहे हो, उसको पकड़ो। और सारे जो लोग होते हैं वो सभी हमारे वुमन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वुमन मन में सोचता है कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी जैसा है कि मैं अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग और मार्शल आर्ट की एनर्जी सारी स्किल्स को एक साथ में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और वो दूसरे लोग भी वुमन की तरफ बढ़ते हुए हमला करते हैं और वो कहते हैं मरो। और तभी वुमन अपनी तलवार घुमाकर मारता है, उन दोनों को ही साइड में कर देता है, और फिर उस डाबू याचा को भी एक मारता है। और हम देखते हैं कि वो तीनों लोगों से एक साथ में ही लड़े जा रहा होता है और वो तीनों ही नीचे गिर जाते हैं। और इसी के साथ में वो डाबू याचा कहता है कि ये एसहोल कहीं का, और एक और हमला करता है। लेकिन तभी वुमन अपने हाथ से एक मारता है और उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है और वो कुल्हाड़ी दूर जाकर गिरती है। वुमन कहता है तुम इतनी ऑलरेडी हार नहीं मानने वाले हो राइट, और चलो वापस अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और ये मेरे लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। डाबू याचा मन में सोचा 1 मिनट, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या, और मुझे यकीन नहीं होता कि वो मैं बस लकड़ी की तलवार से हरा रहा है। और एक बंदा कहता बॉस, और डाबू याचा मन में सोचा ये एसोल, और हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। और आगे हम देखते हैं कि वो डाबू याचा कहता है अरे भाई भाई, और लगता है कि मैंने तुम्हें कम समझ लिया, और अगर तुम्हारी इमचू से लड़ाई है तो तुम उसके साथ में जो चाहो वो करो। और वुमन कहता क्या तुम सच में कुछ करने नहीं वाले, और इसी के साथ में वो सभी लोग वहां से भागने लगते। और एक बंदा कहता बॉस हमारा भी इंतजार करो। वुमन कहता आखिर ये क्या है यार, और मैं अभी अभी तो जोन में जाकर लड़ने वाला था, एकदम मजा आ रहा था। और वो मन में सोचा कि मेरी तलवार की टेक्निक और मार्शल आर्ट को एकदम कंबाइन करना, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपनी बॉडी को एकदम कंप्लीट कर रहा था। इमचू कहता ये इम्पॉसिबल, और आखिर इतना ताकतवर कैसे बन गया। और तभी वुमन कहता इमचू, और क्या तुम मरना चाहते हो, और उसका कॉलर पकड़ लेता है। आगे वुमन कहता है कि अब जब मैं इसके बारे में सोता तो तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो ना जो कि मार खाने के बाद में उसको होश आता है, और मैं सच में बहुत ही ज्यादा दयालु था कि मैंने तुम्हारे जैसे किसी इंसान को ऐसे जाने दिया जिसने मेरे पिताजी की भी बेइज्जती की थी। और इमचू कहता रुक जा, और मैं गलत था। लेकिन तभी वुमन उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और कहता कि इतने समय से तुम अपने से कमजोर लोगों को मार रहे थे राइट। और इमचू कहता मुझे माफ कर दो, और अगर तुम मुझे वापस कभी देखोगे। लेकिन तभी वुमन और उसको मारे जा रहा होता है, और वुमन कहता है कि अगर तुम बस छोटी सी बात के लिए मेरे सारे हाथ पैर तोड़वाने वाले हो तो आखिर तुमने
भूतकाल में और भी ज्यादा बुरी हरकतें की होगी, और आज के बाद में ऐसी चीजें कभी मत करना। और उसको बहुत पीटता है कि इमचू अपने घुटने पर बैठा होता है। वुमन कहता मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा कोई इंसान इतनी जल्दी अपने सारे एक्शन पे सजा पाने वाला है, लेकिन अगर तुम और मार नहीं खाना चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ। और इमचू वहां से रेंगते हुए जाने लगता है, और वुमन कहता है कि चलो। और मुझे यकीन नहीं होता है कि मुझे इस इमचू और डाबियाचा और किन किन से लड़ना पड़ रहा है यार। और आज के दिन में एक साथ में मुझे बहुत सारी अजीब चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग था कि मैं अपनी तलवारबाजी की चीजों को, मार्शल आर्ट को एक्सपेरिमेंट कर पाया। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और वुमन अपने कमरे में सो रहा होता है, और तभी कोई जोर से चिल्लाता है कि इन कीपर यहाँ पर कौन है और जल्दी से यहाँ पर आओ। और वुमन एकदम से उठकर भागते होता है, करता है कि क्या और क्या, कुछ हुआ क्या? तो एक लड़की कहती है कि पानी, और मुझे प्यास लग रही है और जरा मुझे पानी ला कर दो। और वुमन कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे बेड के नीचे ही पानी है। तो वो लड़की कहती क्या सच में? तो मुझे चाय पीनी और मुझे एक कप चाय ला कर दो। वुमन कहता है कि ठीक है, और मैं तुम्हें एक कप चाय ला कर दूंगा रेस्टोरेंट में, वहां पर नीचे की तरफ, तो अभी के अभी नीचे आओ। और वो लड़की कहती सच में? तो क्या हमें सच में वैसे भी अभी जाना ही था, तो हम वैसे नीचे आ ही रहे। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि सुबह एक जो लड़की होती है वो कहती है योसियोल, और क्या तुम्हें घोड़े के अस्तबल में अच्छे से नींद आई? हाँ, और क्या वहां पर घोड़े की पोटी की बदबू आ रही थी? और योसियोल कुछ बोल नहीं पा रही होती। वो मुन कहता है और हमारे जो घोड़े का अस्तबल है वो काफी ज्यादा क्लीन है और उसको अच्छी नींद आएगी, और सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो योसियोल भी कहता है कि हाँ, और वुमन उसको आंख मारता है और वो मुस्कुरा रही होती है। और इसी के हमारा वुमन होता है वहां पर उस लड़की को बहुत ज्यादा लेजर लाइन दे रहा होता है। और जब वो सभी लोग जा रहे होते हैं तो वुमन के पिताजी कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि आप वापस हमारे यहाँ पर आएंगे और प्लीज आपका सफर सुरक्षित हो। और वुमन उसी लड़की को देख रहा होता है। उसके पिताजी कहते हैं वुमन, और क्या तुम उस लड़की के प्यार में गिर गया? और मैंने देखा था कि तुम उससे कुछ ज्यादा ही अच्छे से बात कर रहे थे तब। वुमन कहता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे पता नहीं कि आखिर वो लोग बहनें हैं कि क्या, लेकिन वो लोग एक दूसरे से अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे थे, और मैं उससे इसलिए अच्छा बर्ताव कर रहा था क्योंकि मुझे उस पर दया आ रही थी। उसके पिताजी कहते ओ सच में? वुमन कहता हाँ सच में। और आगे वो कहता है कि वो कैंग, मतलब कि अपने छोटे भाई के बारे में। और उसको वही रात याद आ रही होती जहाँ पर कि वो कैंग बोलता है कि मैं वापस जल्दी आऊंगा पिताजी, और ब्रदर मैं वापस आ जाऊंगा। उसका ब्रदर भी कहता है कि हाँ अपना ध्यान रखना। और वो कैंग वहां पर अलविदा बोलकर माउंट हुआ के जो ग्रुप होता है उनके साथ में चला जाता है, और उसके पिताजी और भाई दोनों देख रहे होते हैं। और तब वुमन थोड़ा उदास होता है। अभी वुमन सोच रहा होता है कि आपको क्या लगता है कि वो कैंग वो अभी उस माउंट हुआ सेक्ट में कैसा होगा और क्या वो ठीक रहेगा? और उसके पिताजी कुछ बोलते नहीं है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है, और कोई बोला था हाँ क्या, और ये नोबल ली हाउस? हाँ। और उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ, और नोबल ली हाउस, और उन्होंने कहा है कि तुम उनके लिए काम करने के लिए आओ, और कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है, और अगर मैं बस 10 साल नौजवान होता ना तो मैं वहां पर चला जाता। और वुमन कहता है तुम बोल रहे हो कि मैं लीबी हाउस में जाऊँ, आखिर ऐसा क्यों? और मैं तो आपको यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा अच्छे से मदद कर रहा हूँ। लेकिन उसके पिताजी कहते मुझे पता है, लेकिन तुम यहाँ पर हमेशा काम नहीं कर सकते, और उन सारे मेहमानों की तुम्हारी उस तरह से बेइज्जती करते हुए, और उसके कारण मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वुमन कहता वो ये तो उनकी गलती है ना कि वो लोग इतने बुरे हैं। उसके पिताजी कहते उसके सिवाय, और तुम यहाँ पर अब उस पेंटिंग के पीछे पागल नहीं हो, और साथ ही में तुम बहुत ही ज्यादा शार्प और समझदार भी हो चुके हो, और तुम्हें अपनी मम्मी को भी ये दिखाना चाहिए कि तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और गौरवशाली इंसान बन चुके हो। वुमन कहता पिताजी, और वो मन में सोचता कि हाँ वो सही बोल रहा है, और मैं इन लोगों के ऊपर बोझ बन के नहीं रह सकता, और अब जब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ तो मुझे उनको दिखाना चाहिए कि मैं भी कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ, और इससे पहले कि मम्मी और भी ज्यादा बीमार हो जाए। वुमन कहता ठीक है मैं समझ गया पिताजी, और मैं नोबल ली हाउस में जाऊंगा, और मैं एक ऐसा बेटा बनूंगा जिस पर कि आपको और मम्मी को गर्व हो। और उसके पिताजी कहते ठीक है, और वो वुमन को गले लगाते कहते वुमन मेरे बेटे, और तुम सच में कितने ज्यादा समझदार बच्चे हो। और वुमन कहता पिताजी यार, और आप छोटी छोटी बात पर ही रोने लगते हो, और रोना बंद करो। आगे हम उस नोबल ली हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक बंदा कहता है तो तुम हमारे यहाँ पर ली हाउस के यहाँ पर सामान ले जाने वाले का काम करने के लिए आए हो, और आखिर तुम अपनी इस कमजोर बॉडी के साथ में क्या ही सामान उठा पाओगे? वो मन कहता ओह क्या मैं क्या उठा सकता हूँ इसके बारे में? और इसी के साथ में वो सामने वाला बंदा जिस टेबल और कुर्सी पर होता है वो वुमन उन्हीं को उठा लेता है, और कहता क्या इतना काफी रहेगा? और बच्चे कहता है और तुम काफी ज्यादा ताकत और वैसे पतले दिखने वाले बच्चे के रूप में तो, और मैं समझ गया, और मुझे नीचे उतार दो। और बाद में वुमन वहां से जाते कहता चलो, और मैं पास हो गया, और ये कितना ज्यादा आसान था। आगे हम देखते कि शाम को सभी लोग बोल रहे थे चलो, और यहाँ पर जितने भी जो नए लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ, और कल के दिन हम लोग ग्रियोंग पियोंग उस जगह के लिए निकलेंगे, और तुम सभी लोग यहाँ पर सारा लगेज लेकर आ जाओ। और वुमन कहता है 1 मिनट, और ये पर कल के दिन पर ही जाने के लिए शेड्यूल हो चुका, और अगर मैं एक पल भी लेट होता तो मैं अप्लाई नहीं कर पाता। दूसरा आदमी कहता है तुमने क्या कहा तुम्हारा नाम वुमन है नहीं, और ये काफी ज्यादा लंबा रास्ता है ग्रियोंग पियोंग में, तो तुम्हें हमारे साथ में रहना चाहिए। और सामने वाला वुमन कह रहा है हाँ ठीक है मिस्टर सियो। और जब वुमन साइड में देखता है तो जो वो नोबल लड़की होती है उसके साथ में एक आदमी होता है। वुमन वो कहता है कि 1 मिनट, ये तो वही लेडी है जो कि उस दिन हमारे रेस्टोरेंट में आई थी, और आखिर उसके पास में जो आदमी वो कौन है? तो एक बंदा कहता है कि वो एक कुनलुन फैक्शन का मेंबर है, और वो
उसके साथ में आने वाला ग्रेोंग पियोंग तक, और वो हमारा बॉडीगार्ड के रूप में। वोमन कहता कुनलुन फैक्शन और जिन वॉन म्योन, और उसने भी कहा था कि वो भी कुनलुन फैक्शन से है। तो आगे वो दूसरा बंदा कहता है लेकिन सच में मुझे शक है कि आखिर लेडी को किस चीज से डर लग रहा है कि वो एक कुनलुन फैक्शन के इंसान को बोल रही कि वो उसके साथ में बॉडीगार्ड बन के, और कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वो मन में सोचा क्या ग्रेोंग पियोंग की जगह का जो रोड है इतना खतरनाक है क्या। और हम देखते कि रात को वापस वोमुन के घर का सीन, जहाँ पर कि उसकी मम्मी बोलती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम ग्रेोंग पियोंग पर जा रहे हो, बस जैसे तुम्हें नौकरी मिली वैसे ही। और वोमुन ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, और ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि तुम तब काम करना शुरू करो जब वो लोग वापस वहां से गोरियंग पियोंग से आ जाए। वोमुन कहता नहीं मदर, और उन लोगों ने कहा था कि वो हमें एक्स्ट्रा पैसे देंगे अगर हम लोग उनके साथ में गोरियंग पियोंग तक जाएंगे। और उसकी मम्मी कहती है लेकिन फिर भी मुझे चिंता हो रही है। वोमुन कहता चिंता मत करो मदर, और एक बार गोरियंग पियोंग और वहाँ पर सारे जितने भी फैक्शन है सब इकट्ठा होंगे, और मैं ये बोल रहा कि मैं वहाँ पर वो गैंग से मिल पाऊंगा मेरे छोटे भाई से। और उसकी मम्मी कहती कि ऐसी बात है, और वोमन कहता है कि हाँ, और मैं उससे मिलकर बात कर लूंगा। और उसकी मम्मी कहती ठीक है, मुझे वादा करो एक चीज वोमन, और मुझसे ये वादा करो कि तुम किसी भी छोटी चीज के लिए लड़ाई करना शुरू नहीं कर दोगे तुम्हारे भाई और पिताजी की तरह। और इन दोनों ने मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता कराई है पहले। और उसके पिताजी कहते हैं तुम पहले की बात क्या कर रही हो, और अब तो मैं कभी नहीं लड़ता हूँ। वोमन हंसता कहता है हाँ ठीक है मदर, और मैं अभी बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, तो आप चिंता मत करो और मेरे वापस आने का इंतजार करना। उसकी मदर कहती ठीक है थैंक यू। और आगे वोमन कह रहा चलो, और मैं जल्दी वापस आऊंगा तो तुम लोग अपना ध्यान रखना और मेरी चिंता मत करना ज्यादा। आगे हम ली नोबल फैमिली के वहां पर जो सियोल से जा रही थी वक्त उसका सीन देखते, और इनके साथ में जो जाने वाले लोग थे वो कम से कम 250 लोग थे, और इनके नंबर इतने ज्यादा लग रहे थे कि कोई भी ये नहीं मानेगा कि ये एक ऐसा परिवार है जो कि अभी धीरे धीरे थोड़ा इनकी अमीरी में गिरता जा रहा है, और ये आखिरी चेंज था इस परिवार के लिए, क्योंकि ताकि ये दूसरे लोगों की ताकत अपनी दिखा सके। और हम देखते कि जब सभी लोग जा रहे होते एक बंदा कहता वुमन, और तुम थके नहीं हो क्या, तुम्हारा थोड़ा पसीना तक नहीं निकल रहा है। वुमन कहता शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरा आदमी कहता तुम्हें अच्छा लग रहा है। वुमन कहता कि हाँ, ये पहली बार है जब मुझे मौका मिला है कि मैं एक नोबल के लिए काम करूँ और पैसे कमाऊँ। दूसरा बंदा कहता वाह ऑफ कोर्स, और नौजवान होने के भी अपने खुद के फायदे हैं नहीं। और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है, और कोई बोलता है कि ठीक है चलो, और आज के रात के लिए हम यहीं पर कैंप लगाएंगे। और एक आदमी कहता है कि वुमन, और मुझे बहुत प्यास लग रही है तो थोड़ा मेरे लिए भी पानी लेकर आओ, और एक वो लकड़ी की बोतल देता है। वुमन कहता ठीक है, और ऐसा सभी लोग उसको बहुत सारी बोतलें फेंकते हुए कहते कि चलो हमारे लिए भी लेकर आओ। और वुमन कहता कि वो, और मैं चलो एक बहुत बड़ी बाल्टी भरकर ही पानी लेकर आ जाता हूँ, इससे तो अच्छा। आगे हम उस लड़की योन सी उसके टेंट का सीन देखते, जहाँ पर कि वो बोल रहे थे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है कि आप हमारे साथ में आ रहे हो कुनलुन के यो मून क्वैंग, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप हमारे साथ में यहाँ पर आ रहे हो। और वो दूसरा बंदा कहता है कि तुम कुछ ज्यादा हम्बल हो, और कोई ऐसे कुनलुन के सेक्ट से उसके सामने भी। एक लड़की कहती कि नहीं नहीं, और हम सब यही कहना चाहते हैं कि आप बस हमारा ध्यान रखें। तो वो बंदा कहता है कि नहीं नहीं थैंक यू। और आगे वो मन में सोचता है कि मुझे सच में इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और साथ ही में इतनी ज़्यादा लग्जरियस कंडीशन मिली, और साथ ही में मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा मना करने का, और मुझे इतनी ज़्यादा खूबसूरत औरतें मेरी कंपनी दे रही है यार। और जहाँ पर कि मेरे सेक्ट के अंदर तो बस बुढ़े लोग ही होते थे मेरे आसपास में, और मुझे सच में अपना थोड़ा स्ट्रेस सुबह खत्म करना चाहिए नहीं जाने से पहले। और साथ ही में साइड में देखते हुए कहते हैं खास करके ये योन, और कोई किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना ज़्यादा कीमती खजाना यहाँ पर इस छोटे गाँव में छुपा होगा, और मैं अगले 4 दिनों में पक्का उसको अपना बना लूंगा। एक लड़की कहती है भगवान, और आखिर वो कौन है, और मैंने उसको पहचाना नहीं। और वो कुनलुन वाला बंदा कहता है 1 मिनट। और एक लड़की कहती है वो हमारा नया सामान ले जाने वाला पोर्टर है, और वहां पर वुमन होता है जो कि बिना शर्ट के वहां पर पानी भर रहा होता है। और वो लोग कहते हैं वाह, और वो काफी ज्यादा नौजवान लग रहा है, लेकिन फिर भी वो कितना ज्यादा फिट है नहीं, 6 पैक्स। और कुनलुन वाला बंदा कहता है कि 1 मिनट, और वो मन में सोचता है कि बस एक सामान उठाने वाला मेरी स्पॉटलाइट छीन रहा है, और उसकी हिम्मत कैसे हुई, और अपने ऐसे कपड़े उतार के पानी बनाया, और सब लोग इसके अटेंशन दे रहे मुझे देखने की जगह, और गवार कहीं का। और जब वो साइड में देखता तो योन भी उसे देख रही होती है, और वो बंदा मन में सोचता अरे यार, और यहाँ तक कि योन भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रही है, और यहाँ तक कि उसने मुझे एक बार भी नजरों से देखा ही नहीं। और योन कहती ओह, और दूसरी लड़कियां कहती डियर लॉर्ड, और क्या हुआ, और आपके जैसी एक बड़ी लेडी को तो उसके ऊपर ऐसे नजरें नहीं डालनी चाहिए, लेकिन आप भी नजरें हटा नहीं पा रही हो। और योन मन में सोचे कि ये तो वही रेस्टोरेंट वाला बच्चा है, और मुझे लगा था कि उसने कभी मार्शल आर्ट सीखा नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट है एक मार्शल आर्ट सीखने के लिए। और वो कुंदन वाला बंदा कहता है वो मेरी स्पॉटलाइट छीन रहा है, और मैं उसको ऐसे नहीं जाने दे सकता, और चलो, और मैं तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा देखूंगा। और इसी के साथ में एक सुई निकालता और कहता है कि ये पियर्सिंग एंड मैमिंग नेल का हमला है, और तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी अब एक अपाहिज बनकर रहना पड़ेगा, और वो भी इन औरतों की नजरों के सामने। और इसी के साथ में वो सुई से हमला करता है वुमन पर, और इसी के साथ हमारा और जबकि ये औरतें देख रही होगी तभी, और जब वो सुई हमारे वुमन को लग रही होती है तभी वो अचानक से वुमन उस सुई की तरफ देखता है, और वो सुई कहीं और ही उड़ जाती है। और दूसरा बंदा कहता है हाँ आखिर ये क्या था, और दूसरी वो लड़कियां कहती है और क्या हुआ,
तो वो कुंदन वाला बंदा कहता नहीं नहीं कुछ नहीं। और वो वापस वुमन की तरफ देखते हो, मन में सोचा कि आखिर वो बस एक सामान उठाने वाले ने मेरे हमले को कैसे रोक दिया, और आखिर ये है कौन। और हम देखते कि वुमन बहुत ही ज्यादा उधर घूर रहा होता है। तो वो कुंदन वाला बंदा वापस अपनी नजरें छुपाते मन में सोचा कि वो मुझे देख रहा है, और वो पक्का एक मार्शल आर्ट का मास्टर है यार। और वुमन वहां से देखते वापस मुड़ता और कहता कि आखिर ये क्या था, और वो चीज किसने फेंकी थी, ये बिल्कुल मजाकिया नहीं है यार। और वो दूसरा बंदा मन में सोचा आखिर ये क्या था, और उसको पता है कि आखिर मैंने क्या किया नहीं। और वैसे वुमन को कुछ नहीं पता इसके बारे में। और वुमन वो बड़ा सा ड्रम भर के पानी ले जा रहा होता है, और वो जो यौन होती है वो भी देख रही होती है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि रात बहुत ही ज़्यादा हो चुकी होती है। वुमन कहता है कि यार छोटी छोटी चीज़ें करने से भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और अब मैं फाइनली आराम कर सकता हूँ। और वो तलवार ले जाते हुए कहता है कि लेकिन ऑफकोर्स मेरे लिए आराम करने का समय है तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने का। और इसी के साथ में वो अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगता है। और तलवार बनाने के बाद से ही वुमन वो बहुत ही ज़्यादा अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस करता था रेगुलर। और यहाँ तक कि एक पल भी अगर उसको कभी भी मिल जाता, और ये मार्शल आर्ट और स्वॉर्ड फाइटिंग जो कि उसके दिमाग और मसल सब सीखे हुए थे, और इस एक्सरसाइज से वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे ताकतवर हुए जा रहा था। और वुमन यही सब कर रहा होता और कहता चलो, और अब सच में इतने समय बाद में मेरी बॉडी थोड़ी सी ट्रेनिंग से अच्छी लग रही है। और उसके पीछे एक बंदा खड़ा होता है, कहता कि वाह, और ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट तलवारबाजी की फाइटिंग स्किल्स है। और ये पहली बार है जब मैंने इतने अच्छे से ये चीज़ देखी हो, और मैंने सच में इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मिस कर दिया नहीं। वुमन कहता ओए आखिर तुम कौन हो। तो सामने वाला इंसान कहता छोटे भाई, और तुम्हारी तलवारबाजी की स्किल सुपर्ब है। ये थोड़ा सा बेइज्जती जैसा होगा, लेकिन क्या मैं आपके टीचर का नाम पूछ सकता हूँ। ये बदतमीजी करने के लिए माफी चाहता हूँ। वुमन कहता कि मेरे कोई टीचर नहीं है। सामने वाला बंदा कहता बट ऑफ कोर्स, और तुम मुरिम के एक छुपे हुए ड्रैगन हो जो कि अभी सीक्रेटली किसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए निकले हो नहीं, और किसी भविष्य के खतरे से हमें बचाने के लिए। और शायद मुझे इतना ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, और चीजें ज्यादा मुश्किल होगी तो तुम अपनी पहचान छुपा नहीं पाओगे राइट। और वुमन कहता मैं कुछ नहीं। और वो मन में सोचता टेक्निकली देखा जाए तो अगर मैं किसी को अपना टीचर बुलाऊं तो ये जिन वॉन म्योंग होगा, लेकिन ऐसा है नहीं कि उसने मुझे परमिशन दी उसको टीचर बुलाने की, तो मैं अपने आप को उसका स्टूडेंट बता नहीं सकता। और आगे वो बंदा कहता ओह तो आखिर तुम किस तरह के इविल क्रिएचर को इतनी रात को ट्रैक करने के लिए निकले हो। इविल ब्लडी सेक्ट और अलग अलग सेक्ट के वो नाम बता रहा होता है। और वुमन कहता है मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा हूँ यार। और वो बंदा कहता हाँ मुझे पता है यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, और हंसने लगता है। वुमन मन में सोचता क्या इसने शराब पी कर रखी है क्या। वुमन कहता चलो तो मैं जा रहा हूँ। तो दूसरा बंदा कहता ओए तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, और हम नसीब के कारण मिले, और आखिरकार अब तुम जा कहाँ पर रहे हो। और अगर हम लोग सही रास्ते पर और एक ही दिशा में जा रहे तो हम लोग साथ में चले जाते नहीं। और अभी के लिए मैं गोरियांग प्योंग की तरफ जा रहा हूँ। वो मन में सोचा है कि अगर मैं जवाब दूंगा तो वो मुझे फॉलो ही करता रहेगा नहीं, और मुझे इससे बचकर भागना चाहिए। और इसी के साथ में वुमन तेजी से वहां से भागने लगता है। और उसके कैंप के सीन को हम देखते हैं जहाँ पर कि वुमन मन में सोचता है कि आखिर ये चीजें ऐसे कैसे होगी। और वो दूसरा बंदा कहता है आखिर तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रहे थे यार, और सभी लोग यहाँ पर आराम कर रहे। और वुमन मन में सोचता है कि मैं इससे बचकर भाग नहीं पाया यार। और यहाँ तक कि वो हमारी लेडी के लिए एक सामान उठाने वाला भी बन गया। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर कि वो बंदा कहता है कि अगर ये सामान उठाने का काम है तो ये मैं भी करना चाहूंगा, और मुझे ये बच्चा यहाँ पर पसंद आया। और वो एक बहुत बड़ा सा सामान उठा लेता है। दूसरा बंदा कहता है चलो तुम एक्सेप्टेड हो। और वुमन कहता क्या। और आगे हम देखते हैं कि टेंट के अंदर रात को जब वो लोग सो रहे होते तो वो बंदा कहता है छोटे भाई, और क्या तुम मुझे एक और बार वो नहीं दिखा सकते, और क्या तुमने सच में और कोई मार्शल आर्ट की मूवमेंट नहीं सीखी। वुमन कहता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी दिखा तो दिया यार, और मैंने मैंने झूठ नहीं बोला, और मुझे सच में कोई दूसरा मार्शल आर्ट की मूवमेंट नहीं आती, तो प्लीज मुझे सोने दो। और वो बंदा कहता नहीं यार, पर प्लीज मुझे और बात करनी है सोने से पहले, और मुझे भी नींद नहीं आ रही है। और वो कहता प्लीज। और वो मन अपने कान बंद करते हुए कहता कि आखिर तुम इस तरह से क्यों एक्ट कर रहे हो यार। और वो मन में सोचता कि ये सच में इस बार बहुत ही ज्यादा अजीब बंदा मेरे से चिपक गया है। और इसी के साथ में सुबह हो जाती है। और वो मन अभी जाते हुए मन में सोच रहा था कि मैं पूरी रात को थोड़ा भी नहीं सो पाया यार। और वो पीछे उस बंदे को देखता और वो कहता आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, और मुझे मर्द इतने भी पसंद नहीं है। वो मन कहता अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। तो दूसरा बंदा कहता मेरा नाम आखिर इतना भी इंपॉर्टेंट क्यों है, और तुम मुझे बस एक बिना नाम वाला ट्रेवलर भी तो बुला सकते हो। तो वुमन कहता ठीक है तो मुझे यही करना चाहिए मिस्टर बिना नाम वाले ट्रेवलर। तो बंदा कहता हाँ, और इतना अचानक से, और एटलीस्ट तुम्हें 2 बार तो किसी का नाम पूछना चाहिए नहीं। और वुमन कहता नहीं नहीं ये चलेगा मिस्टर बिना नाम वाले ट्रेवलर। और वो दूसरा बंदा कहता भाई प्लीज और थोड़े अच्छे से बात करो मुझसे। और तभी वो कुछ नोटिस करता है, और वो कहता है कि ये मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा करीब है। वुमन कहता है कि हाँ क्या। और तभी जो उनका एक तरह का चीफ जैसा था वो कहता है सभी लोग रुक जाओ, और हम लोग यहाँ पर एक लंच का ब्रेक लेंगे। और तभी वो दूसरा बंदा कहता चलो, और ये अच्छी बात है कि अभी लंच टाइम है और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, मेरे साथ में चलो। वुमन कहता आखिर ये क्या है। तो दूसरा बंदा कहता कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ, और इससे तुम सच में काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे। और इसी के साथ में वो लोग कहीं जा रहे होते। वुमन कहता आखिर हम लोग और ज्यादा कितनी दूर तक ये पहाड़ चढ़ने वाले, और अगर हम लोग वापस जाने में लेट हो गए तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो दूसरा बंदा कहता वही इतनी ज्यादा चिंता करना बंद करो और मुझे फॉलो करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम बहुत ज्यादा पछताओगे।
वुमन उसके पीछे जाते हुए मन में सोचा, लेकिन आखिर वो इस पहाड़ को इतनी ज्यादा आसानी से कैसे चढ़ रहा है, और वो पक्का कोई नॉर्मल इंसान नहीं है यार। और तभी वो सामने वाला बंदा कहता, ठीक है चलो ये यहीं पर है। और जब वुमन और वो दोनों ही एक जगह पर उतरते तो वुमन कहता, आखिर ये? तो दूसरा बंदा कहता कि हाँ ये एक सिल्वर बालों वाला सेलेस्टियल टाइगर है, और हम इसको बस सेलेस्टियल टाइगर ही बुलाएंगे। आगे वो बंदा कहता कि ये सबसे ज्यादा मतलब कि खतरनाक बीस्ट में से एक है, जो कि डिवाइन स्टारलाइट के साथ में पैदा होते हैं, और सेलेस्टियल टाइगर। और भले ही ये एक सेलेस्टियल बीस्ट कहा जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इसके पास में वो डिवाइन क्रिस्टल नहीं है, और लगता है कि इसको मरे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा। और वहाँ पर एक टाइगर और मरा पड़ा होता है, और उसका एक बच्चा होता है। और वुमन वो देखते हुए मन में सोचता है कि इसका जो चमड़ी वगैरह है ये बहुत ही ज़्यादा स्टील से भी ज़्यादा ताकतवर है, और इसके दांतों से तो डायमंड भी टूट सकते हैं। और मुझे यकीन नहीं होता कि मैं एक ऐसे बीस्ट को देख रहा हूँ जिसको बस कहानियों में ही सुना जाता है। और तभी वो जो छोटा सा बच्चा होता है टाइगर का, वो गुर्राते हुए उन तरफ आता है। तो वो दूसरा बंदा एक उसके मुंह पर मारते हुए कहता है, ये छोटा बच्चा कहीं का, और उस टाइगर को नीचे गिरा देता है। वुमन कहता, ओ ये तो बस एक बच्चा है यार, और तुम कुछ ज्यादा ही जोर से नहीं मार रहे हो उसे। और तभी वो टाइगर वापस उठता है और उसकी मम्मी के पास में उसको बचाने के लिए चला जाता है। तो वो दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है कि देखो, और ये कितना ज्यादा, ये भले एक बीस्ट है लेकिन फिर भी अमेजिंग है नहीं, और ये अपनी माँ की बॉडी को दूसरे अजनबियों से बचाने की कोशिश कर रहा है। वुमन कहता, भले ये कितना भी ज्यादा मिस्टिकल बीस्ट हो, लेकिन ये इसके अकेले के लिए तो जिंदा बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो वो दूसरा बंदा कहता है कि अगर तुम्हें उसके लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों ना तुम उसको अपने साथ में रख लो, और जैसा कि तुमने कहा अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये किसी ना किसी दिन मर जाएगा अकेला। और वुमन कहता, क्या? वुमन कहता, मैं बिल्कुल नहीं, और तुम हो जो कि मुझे इस जगह पर लेकर आए तो तुम्हें इस बच्चे का ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो दूसरा बंदा कहता है कि मैं किसी भी पल जेल में जा सकता और इसीलिए मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, और मैं ये बादलों की तरह और हवा की तरह हूँ, और मैं अपनी जिंदगी आज़ादी से जीना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं कर सकता। वो मन में सोचता, जरा इसको देखो, और अचानक से कितना ये कूल एक्टिंग कर रहा है नहीं। और दूसरा बंदा कहता, चलो और ऐसा बात मत करो यार, कम ऑन यार, इसका ध्यान रखना ना प्लीज। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसके हाथ से जैसे कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और वुमन कहता है नहीं। और तभी जब वो एनर्जी रिलीज होती है, वुमन कहता है, एक मिनट, और क्या तुमने वो सुना? तो वो दूसरा बंदा कहता, क्या क्या सुन रहा? और वो मन में सोचा कि यहाँ तक कि उसके कान भी बहुत ज्यादा तेज है यार। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक पत्थर नीचे गिरता है, और ये उसी बंदे की एनर्जी के कारण गिर रहा होता है। और वुमन उस बच्चे से कहता है, भागो यहाँ से। लेकिन वो बच्चा अपनी माँ की बॉडी को बचाने के लिए आ जाता है, और वुमन कहता नहीं। और आगे हम देखते हैं कि जब वो बच्चा अपनी आंखें बंद कर लेता है तो वुमन उस पत्थर को अपने हाथों से रोक लेता है उधर ही, और कहता है कि बच्चे, तुम्हारी माँ भले मर गए हो लेकिन एटलीस्ट तुम्हें तो जिंदा रहना चाहिए। और वो बच्चा रोते हुए वो देख रहा होता है, और इसी के साथ हमारा रहता है रोक कर। और वो दूसरा बंदा कहता है कि वाह, तुम सच में इनक्रेडिबल हो छोटे भाई, और मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इतने बड़े पत्थर को ऐसे साइड में फेंक दिया। और वेल चलो, जो ये फीमेल टाइगर होते हैं सेलेस्टियल टाइगर, उनको ऐसा कहा जाता है कि वो जब 3 बच्चों को जन्म देते हैं तो वो मर जाते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो ये बच्चा है ये जरूर तीसरा बच्चा होगा। और चलो, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो तीसरा बच्चा होता है वो सबसे ताकतवर बच्चा होता है इन सभी में। और लेकिन क्योंकि ये अपनी माँ को जैसे पैदा होते ही खो देते, तो इनके जिंदा बचने के चांस बहुत ही कम होते। और अगर तुमने इसकी मदद नहीं की होती तो वो जरूर मर चुका होता। और वुमन उस बच्चे को देख रहा होता और बच्चा भी उसको। वुमन कहता, वही बिना नाम के ट्रेवलर, और बाय एनी चांस क्या तुमने ये सब कुछ प्लान किया हुआ था? तो वो बंदा कहता, क्या प्लान? नहीं नहीं, आके तुम क्या बोल रहे हो, और हंसने लगता है। वुमन कहता, तुमने ये सच में किया नहीं? और आगे वो दूसरा बंदा कहता, मुझे उम्मीद है कि तुम ज्यादा मेरे बारे में बुरा ना सोचो, और मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो किया था आखिरकार। और तुम्हारे पास में ये सेलेस्टियल टाइगर है, और ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, और तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि तुम्हारे पास में क्या ताकत है, और मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हें ये पता चले। और वुमन कहता, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान हो यार। और आगे वो साइड में देखता है और कहता है, हे भगवान। और वो मन में सोचता है, भले ये बहुत ही बेकार चीज़ है, लेकिन मेरी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि मैं तुम्हें बड़ा कर सकूं, और मुझे अभी अपने माता पिता के लिए एक अच्छा बेटा होने पर फोकस करना है, और मैं किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और वहाँ से जाते हुए कहता है, आई एम सॉरी। और वो जो छोटा टाइगर का बच्चा होता है वो रोते हुए वुमन को देख रहा होता है, और फिर अपनी माँ की बॉडी को देखता है, और वो बहुत ही ज़्यादा रोते हुए वही चीज़ याद करता है जब वुमन ने उसको बोला होता है कि बच्चे, तुम्हारी माँ भले मर गई हो लेकिन एटलीस्ट तुम्हें तो जिंदा रहना चाहिए। और इसी के साथ में वो अपनी माँ को आखिरी बार अलविदा बोलता है, और वुमन के पीछे भागने लगता है। और हम देखते हैं कि जब वो दोनों वहां से चले जाते तो वापस उस टाइगर की बॉडी के पास में वही बंदा आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को एक भरोसेमंद इंसान को दिया, तो तुम अब शांति से जा सकते हो, और गुड बाय। और इसी के साथ में हम देखते हैं उसी कैंप का सीन, जहाँ पर कि वो बंदा कहता है, ओह, और लगता है कि तुमने फाइनली उस बच्चे को छोड़ने का डिसाइड कर लिया था। और वुमन कहता है कि ये पूछना बंद करो जब तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है, और इससे मुझे और गुस्सा आता है। और हम देखते हैं कि उसकी शर्ट में वो टाइगर का बच्चा होता है। वुमन कहता, भले मैंने कुछ भी किया लेकिन वो मुझे फॉलो करना छोड़ ही नहीं रहा था, और आखिर में क्या ही करूं। और आगे वो दूसरा बंदा हंसने लगता है। वुमन कहता, आखिर क्या मुझे उसको मारना चाहिए? और सामने वाला बंदा कहता, लगता है कि तुमने अब उसको बड़ा करने का डिसाइड कर ही लिया है, तो मैं
तो मैं सेलेस्टियल टाइगर के बारे में कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो ये सेलेस्टियल टाइगर होते हैं वो बिना किसी कारण के लोगों पर हमला नहीं करते, और ऐसा जैसा कि मैंने पहले कहा था, इसके अंदर एक डिवाइन लाइट है। और भले ये एक जंगली जानवर है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, जो कि ओमनिवोरस एनिमल है। मतलब कि इसका मतलब तुम्हें बस इसको मांस खिलाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और तुम इसको चावल भी खिला सकते हो, ये अच्छी बात नहीं है। और वो मन कहता है कि हाँ, सबसे पहले जाओ और कुछ चावल लेकर आओ। और तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इस बच्चे को कुछ खाने के लिए लाना चाहिए सबसे पहले? और मुझे लगता है तुम इतना तो कर ही सकते हो। तो बंदा कहता ठीक है ठीक है, और मैं इतना तो कर ही लूंगा, और हंसते हुए जाने लगता है। और जब वो चला जाता है तो वुमन वहाँ पर नीचे देखते हुए कहता चलो, और अब चीज़ें ऐसी हो ही गई तो अब साथ में अच्छे से रहते हैं। और टाइगर का बच्चा उसको देख रहा होता है। और जब वो दूसरा बंदा वहाँ पर जाता है और सभी लोग जब पैक कर रहे तो वो कहता है हे भगवान, और मुझे थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन क्या मुझे थोड़े चावल मिल सकते हैं? और दूसरे लोग कहते क्या, और हमने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें वो सब फिनिश कर लिए, और हम अभी जाने ही वाले हैं। तो वो बंदा कहता लेकिन मैं यहाँ पर देख सकता हूँ बहुत सारे बच्चे भी हैं, मुझे बस थोड़े से दे दो नहीं। तो दूसरा बंदा कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम किसी काम के नहीं और ऐसे चावल मांग रहे हो? और तभी पीछे से वो कुंदलून वाला बंदा आता है और कहता क्या कुछ प्रॉब्लम है? तो एक बंदा कहता है कि लॉर्ड यू मुंगकेंग, और मुझे पता नहीं आखिर ये इंसान अचानक से आ गया और लंच टाइम खत्म होने के बाद में हमसे खाने से मांग रहा है। और वो कुंदलून वाला बंदा मन में सोचा एक मिनट, और ये फालतू का बंदा तो यही उस पहले वाले उस वुमन के साथ में घूम रहा था नहीं। और अगर ये बिना किसी काम के बेवकूफ़ एक साथ में ऐसे घूम रहे तो मैं पक्का कह सकता हूँ तो पहले वो वुमन ने जो मेरे हमले से बचा था वो बस एक एक्सीडेंट था, और ये किसी काम के नहीं बेवकूफ़। और इसी के साथ में वो कुंदलून वाला बंदा उस चावल की बाल्टी को लात मारता और कहता है तुम खाना चाहते थे नहीं, और ये रखो। और वो दूसरा बंदा कहता नहीं, तुमने इतना ज़्यादा कीमती चावल बर्बाद कर दिया। और वो कुंदलून वाला बंदा मुस्कुरा रहा होता है। जो दूसरा बंदा होता है वो धीरे धीरे हंसने लगता है और कहता और हम देखते हैं दूसरा एक जो काम करने वाला बंदा होता है वो कहता है ये क्या, इसका दिमाग खराब हो गया क्या? और आखिर वो लॉर्ड यो के सामने ऐसे कैसे हंस रहा है? और धीरे धीरे उस बंदे की हंसी और तेज होती जाती है, और वो और तेजी से हंसने लगता है। और दूसरे लोग उनके नाक से खून निकल रहा होता है और वो अपने कान पकड़ लेते हैं। और जो कुंदलून वाला बंदा होता है उसके तो कान, नाक, मुंह सब जगह से खून निकल रहा होता है, और वो तो जमीन पर ही गिर जाता है अपने घुटनों पर और कहता रुक जाओ। और इसी के साथ में वो दूसरा बंदा अभी रुकने लगता है। और दूसरा बंदे जो कुंदलून वाला बंदा होता है उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। और जो बिना नाम वाला बंदा होता है वो कहता काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हुआ है जब मुझे पिछले 100 सालों में किसी ने इस तरह से ट्रीट किया हो, और सच में आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा नहीं, और वापस हंस रहा होता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो एक राइस बॉल उठाता है और कहता चलो, और मैं इस चावल को अपने साथ में ले जा रहा हूँ और चुपचाप यहाँ से निकल रहा हूँ अभी के लिए तो। और वो बाकी तीनों बंदे वहाँ पर घुटने पर बैठे होते। कुंदलून वाला बंदा मन में सोचा कि ये इंसान आखिर हो कौन सकता है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था यार। और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा एक मार्शल आर्ट का मास्टर मिलेगा जो कि 100 साल से भी ज़्यादा उम्र का है, और क्या ये हो सकता है? और तभी हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वुमन उसको देख रहा होता है, और सामने वाला बंदा कहता है क्या तुमने वो देख लिया? वुमन कहता है कि हाँ। सामने वाला बंदा कहता है तो मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे ज़्यादा करीब आने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है नहीं, और हम लोग ऑलरेडी ऑलमोस्ट कोरियांग प्योंग तक पहुंच चुके हैं, और मुझे भी अब यहाँ से जाना चाहिए, और मुझे फॉलो करो, और मुझे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बोलनी है। तो वुमन चुपचाप उसको फॉलो करता है। आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है, और वो दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुम तब बहुत ज़्यादा चौंक चुके थे? वुमन कहता है ईमानदार से को तो मैंने रियलाइज़ कर लिया था तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो जब मैं पहाड़ पर तुम्हारा पीछा कर रहा था। और सामने वाला बंदा कहता जैसी उम्मीद थी, और तुम सच में इनक्रेडिबल है छोटे भाई, और मैं इतना भी ज़्यादा समझदार नहीं था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। वुमन कहता हाँ ऐसे ही। और सामने वाला बंदा कहता चलो तुम्हारा सपना क्या है, और तुम्हारा इस जिंदगी में लक्ष्य क्या है? और वुमन कहता मेरा लक्ष्य, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ और अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहता हूँ, और खास करके मम्मी का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। सामने वाला बंदा कहता ओह, और तुम्हारी मम्मी सच में बहुत ज़्यादा बीमार होगी तब तक। और चलो ये तो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई लक्ष्य नहीं हुआ नहीं, और आखिर तुम क्या बनना चाहते हो? और मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर भविष्य के लिए तुम्हारे सपने क्या है? वुमन कहता मैं क्या बनना चाहता हूँ, और वो मन में सोचता कि आखिर मैं क्या बनना चाहता हूँ। सामने वाला इंसान कहता वेल, जब मैं तुम्हें देखता तो मुझे महसूस होता कि तुम्हारे भविष्य के बारे में कोई प्लान्स नहीं है, और तुम बस ऐसे जिंदगी को गुजार रहे हो। वुमन मन में सोचता है हाँ सही कहा, और मैंने आज तक कभी कुछ सोचा नहीं कि आखिर मैं क्या बनना चाहता हूँ, और ना ही कोई लक्ष्य के बारे में तय किया। और एक तरह से देखा जाए तो मैं अभी भी उस पेंटिंग के इल्यूजन से बच के निकला नहीं हूँ। सामने वाला इंसान कहता बाय एनी चांस क्या तुम मेरे जैसे बनना चाहोगे? वुमन कहता हाँ तुम्हारे जैसे। तो सामने वाला इंसान कहता कि हाँ एक इंसान जो कि मुरिम में मैं ही अकेला इंसान हूँ जो बिना सोचे समझे ऐसे जी रहा हूँ, और इधर उधर एक बादल की तरफ भटकता हूँ, और मैं मुरिम के बारे में सोचे बिना इधर उधर भटकता, और मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी उम्र के कारण। और वुमन वो कुछ समझ नहीं पाता है। आगे सामने वाला इंसान एक किताब देते हुए कहता चलो तुम ये रख लो, ये कोई बहुत ही ज़्यादा महान चीज़ नहीं है। वुमन उस किताब को देखते हुए कहता कि ये एक मार्शल आर्ट की पूरी गाइड है, और तुम इस चीज़ को मुझे ऐसे कैसे दे सकते हो? सामने वाला इंसान कहता मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं जिस तरह से चाहता हूँ उसी तरह से जीता हूँ, और मैं वही करता जो मुझे मन पड़ता है, और इसीलिए मुझे तुम्हारे पहले इनर एनर्जी देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इसीलिए मैं जानने के लिए तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था, और इसीलिए तुम्हारे पास में आया। लेकिन
अब मुझे सच में तुम बहुत ज़्यादा पसंद आ चुके हो और इसलिए ये गिफ्ट है। और इसके अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस मार्शल आर्ट टेक्निक वगैरह नहीं है, इसके अंदर बस ओरिजिनल बेसिक प्रिंसिपल है मार्शल आर्ट के, तो ये अच्छे से इस्तेमाल करना और ये सच में बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे काम आएगी जब तुम इसको पढ़ोगे। वुमन के तो थैंक यू। लेकिन और क्या तुम्हें पता है कि आखिर कोई एक इंसान अपनी इनर एनर्जी, मतलब कि तुम ची भी बोल सकते हो, कि ची को अपने एक हाथ में कैसे फोकस कर सकता है और एक तलवार बनाकर उसको ताकतवर बनाकर लाइट कैसे जला सकता है। सामने वाला बंदा कहता है ओह मेरा मतलब कि तुम्हें ये पता है कि आखिर अपनी पावर को मटेरियलाइज कैसे किया जाता है, राइट। वुमन कहता है कि हाँ वही वही। तो आगे वो बंदा एक छड़ी उठाता कहता है चलो, और तुम्हें दिखाना ज़्यादा आसान रहेगा समझाने से, और तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी होती है ची उसको, और मैं इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ तो मैं तुम्हें बस एक ही बार दिखाऊंगा और इसको अच्छे से याद रखना। और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि तुम्हारी जो कॉन्सेंट्रेशन स्किल्स है बहुत ज़्यादा अच्छी है। और चलो, सबसे ज़्यादा जो आसान चीज़ है वो है तुम्हारी एनर्जी को किसी एक चीज़ के अंदर डालना। और ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत ही सर्टेन अमाउंट में जो एनर्जी होती है वो थोड़ी बहुत बढ़ा दी जाए, और ये ज़्यादा अगर ओवरफ्लो होगी तो वो बाहर की तरह निकलेगी। और लेकिन ये बिल्कुल ऐसे एक टूटे हुए ग्लास के अंदर पानी डालना, और इसकी असली ताकत इस तरह से पता लगाना मुश्किल होगा। और इसी के साथ हमारा ये कि जो वो मिस्टीरियस इंसान होता है वो हमारे वुमन को तलवारबाजी में एनर्जी डालना सिखा रहा होता है, मतलब कि ची का इस्तेमाल करना, और वुमन वो सब सीख रहा होता है। और आगे वो बंदा बहुत सारी चीज़ें बताता है और वुमन कहता है ओह मैं समझ गया। और इसी के साथ में वो बंदा अपनी एनर्जी को हटा लेता है और कहता है चलो तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वुमन कहता है एक मिनट रुको, और जाने से पहले मुझे अपना नाम बता दो। तो वो बंदा कहता है कि मेरा नाम बेक सेंग उन है, और हम लोग अपने एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले आगे चलकर। और वुमन मन में सोचा कि बेक सेंग, और आगे वो बंदा वहाँ से जाते कहता चलो कुछ भी हो। और मोरिम की दुनिया में अपनी एनर्जी और बाकी दूसरा मार्शल आर्ट दूसरों को दिखाना बिल्कुल ही एकदम गलत चीज़ है, और अगर तुम किसी दूसरे से कभी पूछोगे तो वो तुम्हें नहीं बताएंगे। और वो मुन अपनी जगह पर बैठते हुए मन में सोचता है कि एक मिनट, और बेक सेंग वो इस दुनिया के सबसे महान वॉरियर्स में से एक है, और एक मिनट तो ये क्या वही था, और 9 सबसे महान वॉरियर्स में से एक इस दुनिया में। और इन शॉर्ट वो भी अभी गोरियंग में जा रहा है, और ये उन्हीं वॉरियर्स में से है जो कि मुरिम की दुनिया में एकदम टॉप पर रहते हैं। और साथ ही में ये उन 2 वॉरियर्स में से एक है जिसके कारण कि लोग, इतने सारे लोग अभी गोरियंग पियोंग उस जगह की तरफ जाए। ये बिना नाम वाले ट्रेवलर की असली जो पहचान है वो थी बेक संग उन। और आगे हम देखते हैं कि वुमन बोल रहा था कि भले मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था लेकिन फिर भी स्पेयर डीमन से मदद मिल पाना, जब ये तब की बात कर रहा था जब इसको वो मास्टर ठीक कर रहा होता है और दूसरे 4 गुंडे मारने वाले होते हैं और एक स्पेयर वाला बंदा आकर उनको मार देता है और उसका नाम स्पेयर डीमन होता है। और आगे ये बता रहा था कि लेकिन अब यहाँ तक कि दूसरे भी मैं महान वॉरियर से मिल चुका हूँ और मैं उन दोनों को ही गोरियंग पियोंग में देख पाऊंगा। और इसी के साथ में हम अगले दिन का सीन देखते, जब भी वुमन को समय मिलता था तो वो अपने चलते हुए वो उस किताब को पढ़ने लगता था जो कि मार्शल आर्ट की गाइड थी, और बहुत सारे ये सब इनर एनर्जी वगैरह पढ़ने के बाद में और वुमन अलग अलग चीज़ों को समझ पा रहा था। और आगे हम देखते कि वो एक जगह पर बैठते हुए कहता है कि ये जो चीज़ें मैंने पेंटिंग से सीखे थे वो इस किताब के अंदर भी थोड़ी बहुत वैसे ही लिखी हुई है, और ये सच में कितनी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है नहीं। और तभी एक पीछे से आदमी आते हुए कहता ओए और क्या तुम संग वो मून हो? तो वुमन कहता कि हाँ, और आगे वो आदमी कहता कि हमारे मिस्ट्रेस योन, उन्होंने कहा कि तुम उनसे मिलने आओ अभी कभी। वुमन कहता ठीक है, और मन में सोता आखिर योन मुझे क्यों देखना चाहती है। और आगे वो वहाँ पर जाता और एक मिनट आदमी कहता कि मैं इसको लेकर आ गया माई लेडी। तो योन कहती थैंक यू। ये वुमन कहता है कि एक मिनट क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तो वो लेडी कहती है कि जो हमारे घोड़े चलाने वाला बंदा था उसको वो बीमार हो चुका है और अभी और वो ड्राइव नहीं कर सकता है, तो इसीलिए उसके जगह पर तुम हमारे घोड़ा गाड़ी चलाओ। और वुमन मन में सोचा कि वाह, और मुझे इतनी ज़्यादा गौरवशाली चीज़ मिल रही है योन के लिए घोड़ा गाड़ी चलाने का काम। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जब वो गाड़ी चला रहा होता है और वो मन में सोचता है क्या मुझे उसके यहाँ पर घोड़ा गाड़ी चलाने का जो मकसद है वो क्या मेरी उस जोंग हुआंग के साथ में रिलेशनशिप पूछने के लिए क्या? तो नहीं, ये नहीं हो सकता। और अगर ये उस जोंग हुआंग के बारे में है तो कोई भी इस दुनिया में उसको पहचान नहीं पाया होगा, क्योंकि मैं भी तभी जान पाया जब उसने खुद से मुझे बचाया था। और इसी के साथ में पीछे से वो लड़की कहती आखिर तुम्हारा नाम क्या है? वुमन कहता मेरा नाम संग वुमन है। और लड़की कहती संग वुमन, और आखिर इसका मतलब क्या है? तो वुमन कहता इसका मतलब कि कुछ पागलों जैसे सवाल होना, और ये एक ऐसा नाम है जो कि एक स्कॉलर ने दिया था जो कि हमारे इन में रुके थे एक बार। दूसरी और लड़की कहती आखिर स्कॉलर ने तुम्हें ऐसा नाम क्यों दिया? वुमन कहता है इसका मतलब कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चमकने में और इतना शानदार नहीं, और साथ ही मैं बेवकूफ़ भी हूँ, और बस बार बार मेहनत कर कर और बहुत बार कोशिश कर कर ही मैं कोई समझदारी हासिल कर सकता हूँ। वो पीछे वाली लड़की की थी बहुत सारे पागल जैसे सवाल होंगे ना वुमन, और ताकि तुम उससे समझदार हो सको, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे पागल सवालों से तुम समझदारी होंगे, और क्या होगा कि वो बस ऐसे बेवकूफ़ों वाले सवाल हो। वुमन कहता है एग्जैक्टली, लेकिन मैं इन पागल सवालों के ही जवाब पाकर ही समझदारी हासिल कर सकता हूँ। और आगे वो लड़की की थी वाह, और मुझे पता है कि तुम काफ़ी लंबे समय तक एक बेवकूफ़ की तरह रहते थे, लेकिन ये देखकर कि तुम अब पहले जैसे और नहीं हो, ये सच में देखकर मुझे अच्छा लगा, और लगता है कि तुम्हारे वो पागल सवालों से तुम्हें समझदारी मिल ही गई है।
और वुमन कहता थैंक यू और मेरे बारे में इतना अच्छे से सोचने के लिए। और वो मन में सोचा कि वो मैंने जितना सोचा था उससे अच्छी है यार। और आगे वो कहता है लेकिन क्या आपका कोई सपना है माय लेडी? तो योन कहती सपना, और वो कहती कि मैं अपनी जिंदगी के डिसीजन आज़ादी से लेना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी की खुद की मालिक बनूं। वुमन कहता कि खुद की जिंदगी के मालिक, हाँ, और क्या ये शायद ये हर एक इंसान यही चाहता होगा नहीं? और योन कहते लेकिन ये सच में काफी ज्यादा सपने जैसा लग रहा है जिसको मैं कभी हासिल नहीं कर सकती, और अगर मैं रियलिटी में आती तो ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कि मैं अभी कर सकती हूँ। और एक ही चीज है जो मैं अभी चाहती हूँ और वो है कि मेरे पिताजी के लिए जो कि अभी कोमा में है वो उठ जाए और मैं अपने परिवार जो कि अभी धीरे धीरे अपनी जगह से गिरता जा रहा है उसको वापस खड़ा करना चाहती हूँ। और क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैं हमारे इस सियोल में जाने वाली जर्नी को सक्सेसफुल रखना चाहती हूँ। वो मन में सोचा ओह, और मैंने सुना तो था एक बंदे से कि जो योन है उसके पिताजी अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे किसी बीमारी से और अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होकर कोमा में चले गए। वो मन कहता है सेम चीज़ मेरी भी है यार, और मेरी भी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है और मेरा भी एक ही सपना है कि मैं उसको ठीक कर दूँ। और वो लड़की कहती हाँ क्या तुम्हारी मम्मी भी बीमार है? और शायद हम दोनों एक ही तालाब की दो मछलियों जैसे नहीं? वो मन कहता कि हाँ लगता तो है। और इसी के साथ में वो लोग जब बात कर रहे होते हैं और अचानक से जब घोड़ा गाड़ी के नीचे एक पत्थर आता है तो वुमन के वो शर्ट के अंदर से छोटा सा टाइगर का बच्चा बाहर निकल जाता है। और वो लड़की कहती हे भगवान, और ये कितना क्यूट है, क्या ये टाइगर है? वुमन कहता है कि हाँ ये। तो वो लड़की कहती जरा यहाँ पर आओ तुम क्यूट बच्चे, और वो टाइगर को ले लेती है और वो कहती है कि क्या ये एक बैग गो है और आगे तुम्हें ये कहाँ से मिल गया? वुमन कहता है कि ये हम कुछ दिन पहले जब पहाड़ों के उधर से जा रहे थे तब मुझे मिला था, और ये उसने अपनी माँ को खो दिया था और अकेला था, और हम देखते हैं कि उसको भूख लग रही होती है, उस टाइगर का पेट बज रहा होता है। वो लड़की कहती है हे भगवान, और लगता है कि इसको भूख लग रही है और ये खाता क्या है? वुमन कहता है वो कुछ भी खा सकता है। वो लड़की कहती तो चलो तुम ये चीज़ खाओ और कुछ खिलाने लगती है। आगे हम देखते कोई कहता लेडी सियोन, और हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर गोरियंग प्योंग तक पहुँच चुके। वुमन कहता ओह फाइनली, और हम लोग देखते कि वो लोग एक किसी टाउन में आ जाते। वुमन कहता ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टाउन है यार, और बस कुछ ही पल पहले हम लोग बस ऐसे जंगल में थे लेकिन अभी अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ आ चुकी है। और वो लड़की योन कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेयर डीमन और साथ ही में जोंग वांग, मतलब कि जो वो बंदे ने हमारे वुमन को वो मार्शल आर्ट की गाइड दी होती है उसका दूसरा नाम जोंग वांग भी कहा जाता है, या फिर हम उसको पाम मास्टर बुलाएंगे तो थोड़ा आसान रहेगा समझने में। और आगे वो कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग हैं और वो इतने ज़्यादा फेमस है और उनकी लड़ाई देखने के लिए ही ये सब लोग यहाँ पर आए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है कि दो सबसे महान मास्टर के बीच की लड़ाई देखने को मिले, और ये नेचुरल है कि यहाँ पर सबसे बेस्ट लोग उनको देखने के लिए आए हैं। वो मन में सोचता है कि जो बिन बुलाया मेहमान था, मतलब कि बिना नाम का ट्रेवलर, और वो इतना ज़्यादा खतरनाक इंसान है, लेकिन आखिर मुझे किसके लिए चीयर करना चाहिए? और भले ही मैं उस स्पेयर डीमन से मिला नहीं हूँ लेकिन उसने मेरी जान बचाई हुई है। और आगे हम देखते हैं कि योन कहती चलो, और हमारी पार्टी यहाँ पर 2 दिन के लिए रुकेगी और तुम उस समय का अच्छे से इस्तेमाल करना। वुमन कहता ओ मैं समझ गया और थैंक यू। और इसी के साथ में वो टाइगर वापस वुमन के कपड़ों में आ जाता है। आगे वो योन कहती है कि वो सच में टाइगर तुमसे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुका है और उसका नाम क्या है? वुमन कहता मैंने अभी तक कोई नाम डिसाइड नहीं किया है। और योन कहती कैसा रहेगा कि तुम उसका नाम व्हाइट टूथ रखो। और वुमन कहता क्या ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अभी बाल थोड़े सफ़ेद है इसलिए? तो योन कहती हाँ बिल्कुल। वुमन कहता लेकिन इसका नाम तो सिल्वर टूथ रहना चाहिए नहीं? और क्योंकि मैंने सुना है कि जब ये लोग बड़े हो जाते तो इनके जो बाल होते हैं वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। वो लड़की कहती सच में? तो तब तो ये अपनी ज़्यादातर जिंदगी ग्रे बालों में बिताएगा, तो इसका नाम व्हाइट टूथ नहीं लेकिन दूसरा नाम रखना चाहिए नहीं, और इसका नाम योन रखना चाहिए। तो हमारा वुमन कहता है कि हाँ मुझे नाम बहुत पसंद आया और चलिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो वो लड़की भी कहती ठीक है, और इसी के साथ में वुमन वहाँ से उसकी रेंज से दूर चला जाता है। एक बंदा कहता है कि आखिर आपको ये छोटे से ये रेस्टोरेंट वाले के बच्चे में क्या इंटरेस्ट आ गया? तो योन कहती इंटरेस्ट, और मैं तो बस एक बहुत ही ज़्यादा चमकदार आंखों वाले बंदे से बात कर रही थी जिससे कि मेरी थोड़ी थकान और टेंशन दूर हो गई। दूसरा बंदा कहता चमकती आंखें? योन कहती चलो चलते हैं, और उसके कारण अब मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो चुकी हूँ। और वो मन में सोची कि मुझे इसलिए निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं औरत हूँ और मुझे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, और भले कुछ भी हो लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी इस बार की डील को अच्छे से करने की और हमारी फैमिली को वापस ऊपर पहुँचाने की। और वुमन कहीं पर देख रहा होता और कहता वाह यहाँ पर कितने सारे लोग यार, और मुझे पता नहीं आखिर कहाँ पर देखूँ, मैं कहीं खो ना जाऊँ। और इसी के साथ शहर में इधर उधर भटक रहा होता है, तभी कुछ लड़कियां उसके पास में आ जाती है, और एक लड़की कहती है हेलो हैंडसम मेरे साथ में और मैं तुम्हें अच्छा समय दिखाऊंगी। तो एक और लड़की उसके पास में आती है ओए मैंने उसको पहले देखा और मेरे साथ में वो मास्टर। और वुमन कहता आखिर तुम लोग क्या करे? और असल में ये लोग वेश्या होती है। और तभी वुमन सामने देखता है और वहाँ पर कुछ लोग जा रहे होते हैं और उनके बीच में उनका छोटा भाई भी होता है वुमन का। और वुमन कहता ओह वो कैंग, लेकिन वो कैंग उसके जैसे अनसुना कर इग्नोर करने लगता है। और वुमन कहता हाँ, और वो कैंग? और तभी वो कैंग वहां से जाते हुए कहता कि हाँ, और आखिर किस तरह का वॉरियर यहाँ पर वेश्याओं के साथ में घूमेगा इस जैसी महान जगह पर?
और दूसरा एक बंदा कहता है कि हाँ, और मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं सकता, और क्या वो लीबी फैमिली के लोगों में से कोई एक है क्या। और वोकिंग वहां पर चुपचाप उसको इग्नोर करते हुए जा रहा होता है वुमन को। और तभी हम देखते हैं कि उनके बीच में से एक इंसान जा रहा होता है। वोकिंग कहता है 1 मिनट रुको, और क्या ये स्पेयर डीमन है। तो तभी दूसरे लोग कहते ओए, और तुम्हारा ये लापरवाह बर्ताव अगर उसको गुस्सा दिलाएगा तो तुम्हें पता नहीं होगा तुम्हारा नसीब कैसा होगा, तुम्हें मार भी डाले वो शायद। और स्पेयर डीमन वहां से जाए जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वोकिंग मन में सोचा क्या ऐसा लगता है जब हम किसी ऐसे महान इंसान की प्रेजेंस में हो, और सच में वो जैसा मैंने सोचा था उतना ही खतरनाक है। और वुमन कहता है 1 मिनट, और दूसरी जो लड़कियां होती है वो वैसा है, वो कहती है चलो तो हम यहाँ से जा रहे। और वोकिंग मन में सोचा 1 मिनट, आखिर ये चल क्या रहा है, और आखिर स्पेयर डीमन वो मेरे भाई के सामने जाकर खड़ा क्यों हो गया। और हम देखते हैं कि स्पेयर डीमन वुमन को देख रहा होता है, और वुमन कहता है कौन आखिर। और वोकिंग मन में सोचा अरे नहीं, और क्या ये स्पेयर डीमन मेरे भाई को सजा देने वाला है, क्योंकि वो इस महान जगह पर वेश्याओं के साथ में घूम रहा था एक वॉरियर के रूप में, और ताकि वो मेरे भाई का एक एग्जाम्पल बना सके, और जो कि उसने अटेंशन इस तरफ लाई है। और बहुत सारे लोग इस स्पेयर डीमन के हाथों से मारे जा चुके हैं, और इसने वॉरियर्स को इसलिए मारा क्योंकि वो बस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के एरियाज में जाते थे और कीड़ों की तरह मार दिया था यार। और हम देखते कि तभी वो कैंग अपनी तलवार निकालने लगता है, और मन में सोचता है आखिर मेरा भाई अपने आप को इस सिचुएशन में कैसे डाल सकता है। और वुमन वहां पर उस स्पेयर डीमन को देख रहा होता है, और ये वही बंदा होता है जिसने कि उसकी जान बचाई होती पहले। और हम देखते हैं कि तभी स्पेयर डीमन अपना हाथ साइड में लाता है, और वो कैंग कहता है अरे नहीं, और अगर मैं बीच में पड़ूंगा तो मैं पक्का मरूंगा, लेकिन कुछ भी हो भाई को तो बचाना होगा। तभी स्पेयर डीमन वुमन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि ओह, और लगता है कि तुम अभी भी एकदम ठीक और जिंदा हो, और मैं सच में देखना चाहता था कि आखिर अब तुम भविष्य में कैसे बनोगे। वुमन कहता है एक्सक्यूज मी, और वो कैंग कुछ समझ नहीं पाता और कहता आखिर ये क्या। हम देखते हैं कि वुमन बोलता है 1 मिनट, और बाय एनी चांस क्या आप स्पेयर डीमन हो सकते हो क्या। तो स्पेयर डीमन कहता है कि बहुत सारी आंखें हमें अभी देख रही है, तो चलो अभी के लिए हमारी बात को यहीं खत्म करते हैं। और वुमन कहता ओके, और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि आपने पिछली बार मेरी जिंदगी बचाई थी। तो स्पेयर डीमन कहता है ये कुछ नहीं था, और चलो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और इसी के साथ में वहाँ से जाने लगता है। और दूसरे सभी लोग देखते कहते आखिर ये क्या था, और आखिर वो इंसान है कौन जो कि स्पेयर डीमन से ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा करीबी हो। और दूसरा बंदा कहता तुम्हारा मतलब क्या है करीबी, और ज़रूर स्पेयर डीमन उसको वार्निंग देने आएगा कि वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में ना जाए। वो क्या मन में सोचा क्या मैं सच में ऐसे ही था, और मैं फालतू में ही चिंता कर रहा था यार। और आगे वो मन में सोचा लेकिन मेरा भाई आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है, और ये मेरा बेवकूफ़ भाई कहेगा, और उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे घूरने की। और वो मन बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको देख रहा होता है। वो क्या मन में सोचा कि ये इतना काफ़ी नहीं था कि वो इतने समय से मम्मी और पापा को इतनी टेंशन दे रहा था, लेकिन अब वो यहाँ पर वेश्याओं के साथ में भी घूमने लगा है। और आगे वो मन वहाँ से मुड़ते हुए कहता हाँ वो बेवकूफ़ कहेगा। और वो मन में सोचता है कि बस मैंने कुछ समय तक मैं बेवकूफ़ की तरह एक्ट कर रहा था इतने सालों तक, तो अब वो मुझे ऐसे एक्ट करने वाला जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। और वो दोनों ही भाई इधर उधर एक दूसरे को इग्नोर करते हुए जाते, और हम देखते हैं कि रात हो जाती है। और वुमन अपने टेंट में बैठा होता और कहता है कि हाँ वो वोकिंग एसोल कहेगा, और मैं उससे मिलने के लिए कितना खुश था, और मैं एक भाई हूँ जिसको कि वो पब्लिक में हेलो भी नहीं बोल सकता। हाँ, और आगे वो मन में सोचता है हाँ यार शायद मैं तब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और बेवकूफ़ तो था ही। और अचानक से वो चुप हो जाता है और सो जाता है। और वो सोते हुए कहता लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा उसने मतलबी चीज की यार, और इतने समय बाद में मिले, और एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत मुझे देखकर खुश तो होना चाहिए था, और भले ही ये बिना बोले ही सही। और मुझे पता नहीं, मैं तो बस सो रहा हूँ। और थोड़ी देर तक ऐसे सोने की कोशिश करता है वो, लेकिन अचानक से वापस उठते हुए कहता अरे यार मैं सो नहीं सकता, और मुझे नींद ही नहीं आ रही, और ये सोने का समय नहीं है, और मुझे एक ऐसा भाई बनना चाहिए जिस पर कि वो कैंग को गर्व होगा। और इसी के साथ में वो मार्शल आर्ट का मैनुअल निकालता है और कहता चलो, और अभी बाकी सारी चीज़ों को सोचना बंद करते हैं, और मुझे अच्छी सोच सोचनी चाहिए। और आज मैं एक उस इंसान से मिला हूं जिसने कि मेरी जान बचाई थी, और साथ ही में जो कि यहाँ पर इस जगह पर अटेंशन का सेंटर, और उसके सिवाय वो जानता था कि आखिर मैं कौन हूँ, और मुझे एक बेहतर इंसान बनना चाहिए, और मैं कोई अब इडियट नहीं हूँ। और बस एक ही चीज़ मुझे अभी पता है, वो है कि मैं अभी मार्शल आर्ट के छोटे मोटे तरीके जानता हूँ, और एक स्वॉर्ड फाइटर और एक तलवारबाजी के स्टाइल का थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट बेसिक मूव्स। और ये अच्छा रहेगा कि मैं कुछ और चीज़ें सीख लूँ, और क्या होगा कि मैं अपनी तलवारबाजी की हेवन एंड अर्थ के मूव्स का इस्तेमाल करूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हवा की मूवमेंट होगी, और जो कि हाथ के पाम मतलब कि हथेली का इस्तेमाल करती है। और अगर मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हवा का इस्तेमाल करूँ तो अपने हाथों से, और मैं इसको स्ट्रॉन्ग विंड एंड पाम बुला सकता हूँ, और ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम है इस टेक्निक का। और तो मुझे अलग अलग दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करनी चाहिए, और नहीं ये तो हवा में उड़ने वाले तरीके हो जाएंगे, और फिर मैं अलग अलग, और ये आसमान से जैसे गिरने वाली मूवमेंट है, और इसी तरह से संग वो मून अलग अलग मार्शल आर्ट की गाइड को पढ़कर चीज़ें इस्तेमाल कर रहा था अपने दिमाग के अंदर ही ट्रेनिंग करने के लिए। और इतने सालों तक उस पेंटिंग को घूरने के कारण अब वो मून इस तरह से उस पर इम्पैक्ट पड़ा था कि वो अपने दिमाग में ही ट्रेन कर सकता था। और भले उसने पूरी रात वो सारी चीज़ें रिपीट करने में बिता दी अपने दिमाग में, लेकिन वो उनको पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया। और जैसे ही नया दिन शुरू हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा एक नया नया दिन की शुरुआत थी, जिसमें कि सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि स्पेयर डीमन और पाम मास्टर
उन दोनों के बीच की लड़ाई का, या फिर हम उसको पाम मास्टर को जियोंग वांग भी बुला सकते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि ढोल बज रहे होते और सभी लोग अलग अलग वॉरियर्स वगैरह इकट्ठा हुए होते। वुमन भी वहां पर आता और कहता ओह चलो फाइनली वो दिन आ ही गया। और वुमन सामने देखता है तो उसको उसका भाई वो किंग दिखता है और वुमन उससे मुंह मोड़ लेता है और वो किंग भी गुस्सा हो रहा था वो देखकर। और तभी हम देखते हैं कि जो योन होती है वो वहां पर खड़ी होती है। उसका अंकल कहता है कि हम लोग हमारे किसी भी तरह की डील कर नहीं पाए जिससे हमें प्रॉफिट हो। और योन कहते हैं कि यहाँ तक कि मैं उस इंसान से भी बात कर रही थी जो कि उन सब में नंबर 15 पर है, लेकिन उसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। और उसका अंकल कहता है ये तो बेकार चीज़ है नहीं। और योन मन में सोचे कि अगर कोई एक भी चीज़ हमारे साथ में बात करने के लिए तैयार हो जाता है यार, और मेरे पास में कॉन्फिडेंस है कि मैं दूसरों से ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ, लेकिन हमारे परिवार इतना कैसे गिर गया। और तभी कुछ लोग बोल रहे थे कि ये स्पेयर डीमन है और ज़रा ये देखो, और उसका ये कई सारे पुराने खतरनाक कपड़ों से बने हुए, सिल्क से बने हुए कपड़े। और मुझे यकीन नहीं होता कि मैं स्पेयर डीमन को अपनी आंखों से देख रहा हूँ, और मैं तो ऑलरेडी काँप रहा हूँ यार। और इसी के साथ में वो सभी लोग बोलते हैं कि अभी वहाँ पर वो जियोंग वांग वो तो आया ही नहीं है। और वुमन वो देखते हो कहते हैं कि वाह, और ये सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा फिगर है, और भले वो बस ऐसे खड़ा है लेकिन फिर भी मैं उसकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ। और हम देखते हैं इसके 1 घंटे के बाद में वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है ओह, और काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, नहीं तुम छोटे बच्चे। और तभी दूसरे लोग कहते हैं फाइनली जियोंग वांग वहाँ पर आ चुका है। और मुझे यकीन नहीं होता है कि उसने हमारे स्पेयर डीमन को 1 घंटे तक इंतजार कराया। और लेकिन आखिर वो इतना ज़्यादा नौजवान कैसे दिखता है 100 साल से भी ज़्यादा का होने के बाद भी। और ये वुमन से मिला हुआ वही दोस्त होता है। और दूसरे लोग कहते हैं क्या हो सकता है कि जब तुम एक एब्सोल्यूट ऊंचाई तक पहुंच जाओ तो उम्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और वुमन कहता है 1 मिनट, और ये बिना नाम वाला ट्रेवलर, और नहीं इसको मुझे जियोंग वांग बुलाना चाहिए नहीं। लेकिन इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में भी वो इतना ज़्यादा ऐसे मुस्कुरा कैसे सकता है। और जियोंग वांग कहता है कि ओह तो तुम यहाँ पर हो छोटे भाई। और वो अपनी ची का इस्तेमाल करके बात कर रहा होता है। और वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो पक्का करना कि तुम अच्छे से देखो। और सबसे मेन चीज़ जो है वो तुम्हें ये देखना होगा कि जो दूरी हो और ब्रेथ, मतलब कि मैं सांस किस तरह से लेता हूँ। वो मन में सोचता है कि मैं जियोंग वांग की आवाज़ को अपने दिमाग के अंदर सुन सकता हूँ, और क्या ये किसी तरह की टेक्निक है। और जियोंग वांग कहता है कि मैं वहाँ पर अपनी दूरी कम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन स्पेयर डीमन वो मुझे काटने की कोशिश करेगा और मुझे दूर धकेलने की कोशिश करेगा। और अगर तुम हमारी लड़ाई को एकदम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल रहेगी। और वुमन कहता है मैं समझ गया और थैंक यू। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जियोंग वांग कहता है कि तो चलो, और क्या तो अब तुम तैयार हो। और नूब कही के, और स्पेयर डीमन कुछ नहीं बोलता। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी स्पेयर डीमन कहता है कि अब मैं कोई नूब नहीं रहा, और मैंने वो सारी चीज़ें हासिल कर ली जो कि आपने मुझसे कहा था, ताकि मैं इससे पहले कि आपसे लड़ने आऊँ। और मैं एब्सोल्यूट ऊंचाई तक पहुंच चुका, और मेरा जो फेम है और मेरी जो पॉपुलैरिटी है वो आपसे बिल्कुल भी कम नहीं है इस शहर में। और हम देखते हैं कि वो जंग वांग एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर कि उसने जब स्पेयर डीमन को हरा दिया होता है जब वो नौजवान होता है। और वो कहता है कि हाँ, और क्या तुम्हारी पागलपंती अभी तक बदली नहीं है, और तुम एक बहुत ही ज़्यादा एक समय पर बहुत ही गुस्सेल हैजॉग जैसे थे जो कि किसी को भी मारने के लिए तैयार थे। और स्पेयर डीमन कहता है कि जंग वांग, और मैं अभी और भी लड़ सकता हूँ। और जंग वांग कहता है कि अगर तुम मुझसे वापस लड़ना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें एब्सोल्यूट ऊंचाई तक पहुंचना होगा और इतना फेमस होना होगा जितना मैं हूँ, और फिर तुम मुझसे लड़ने आ सकते हो। और अगर मैं इस लड़ाई को और लड़ूंगा तो मैं तुम्हारे जैसे सेम लेवल पर नहीं आ जाऊंगा। और इसी के साथ में वो स्पेयर डीमन कुछ नहीं बोलता और कहता कि रुक जाओ यार। और आगे हम अभी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जंग वांग कहता है कि चलो देखते हैं, और क्या अब ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं और लगता है कि तुमने बहुत सारे ट्रायल्स और मुश्किलों का सामना किया है, और मैं देख सकता हूँ कि अब तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे इंसान बन चुके हो जिसको मैं पहले जानता था उससे। और स्पेयर डीमन कहता कि हाँ ये 30 साल हो चुके हैं, और अब 20 साल हो चुके जब आपको टेम्पररी रिटायर होना पड़ा था, जो कि हमारे बीच में जो चीज़ें हुई थी उसके कारण। और जंग वांग कहता कि तुम उस इंसिडेंट के बारे में तो बात करने की कोशिश भी मत करना मेरे सामने। और स्पेयर डीमन कहता है कि अगर तुम यही चीज़ चाहते हो तो क्यों ना तुम भी अपना मुंह बंद कर लो। और इसी के साथ में वो अपने ऊपर से कपड़ा हटाता है, और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक छोटा बच्चा भी होता है, और वो छोटा बच्चा उस कपड़े को लेकर साइड में भागता है। दूसरे लोग कहते हैं हाँ, क्या, और उस सिल्क के कपड़े के अंदर एक बच्चा भी छुपा हुआ था क्या। और वो बच्चा उस भीड़ में जाकर बीच में आ जाता है और सारी भीड़ साइड में खड़ी हो जाती है। फिर वो बच्चा एक भाले जैसी चीज़ को लेकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है, और उसके अंदर वो कपड़ा भी लटका देता है झंडे की तरह। और दूसरे सभी लोग वो देख रहे होते हैं, और वो मन में सोचा आखिर ये बच्चा कौन है। और स्पेयर डीमन कहता कि वो मेरा बेटा है, और तुम उसके सिर के एक बाल को छूने की भी कोशिश मत करना कोई भी। और दूसरे सभी लोग कहते हैं हाँ क्या, और स्पेयर डीमन का एक बेटा भी हो रही है, तो शॉकिंग है यार। और मुझे लगा था कि वो इस दुनिया में उसके पास में कोई नहीं होगा। और तभी सभी लोगों के दिमाग में एक आवाज़ आती है कि ध्यान से, और कोई भी उस बच्चे पर एक उंगली भी नहीं लगाना चाहिए। और सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते। जियोंग हुआंग कहता कि ओए, और आखिर तुम्हारे पास में इतना समय कब आ गया कि तुमने ऐसा बच्चा बना लिया। और लगता है कि जो कहावत कही जाती है वो सच है नहीं, और एक अच्छा चेहरा बहुत ही ज़्यादा बुरे दिल को भी छुपा के रख सकता है। स्पेयर डीमन कहता चलो बात करना बंद करते और लड़ते हैं।
तो जोंग वांग भी कहता है कि इंटरेस्टिंग, चलो और चलो शुरू करते हो। और तुम अभी भी ये मेरे लिए तो एक छोटे से पप्पी जैसे ही हो। और इसी के साथ में स्पेयर डीमन अपनी जगह से कूदता है। वुमन वो देखते हो कहता है चलो ये शुरू हो गया। और इसी के साथ में स्पेयर डीमन अपना भाला नीचे फेंकता है। तो वो भाला जब वहां पर स्टेज के टकराता है तो स्टेज के नीचे दरार आ जाती है। और जंग वांग अपनी जगह से कूदता है और कहता है कि तुम कुछ शुरुआत में ज्यादा ताकत नहीं लगा दे रहे हो। और तभी स्पेयर डीमन वापस अपना भाला निकालता है और ऊपर की तरफ कुछ वार करता है। जंग वांग कहता है कि 1 मिनट, और तुम अपनी की का इस्तेमाल शुरू से ही करने वाले हो, हाँ? और चलो, तो मुझे लगता है मुझे भी अभी एक असली का शुरुआत कर देनी चाहिए, नहीं? और वो अपनी हथेली सामने लाता है और एक वार करता है और जैसे एक बहुत बड़ा सा हाथ बन जाता है। और इसी के साथ में दूसरे लोग देखते हो कि 1 मिनट, और उसने स्पेयर डीमन की चीख को बस अपने हाथ का इस्तेमाल करके रोक दिया। और ये लोग इंसान नहीं है यार, और ये बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल अमाउंट में एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहां पर उन दोनों की ही लड़ाई हवा में चल रही होती है और उन दोनों की ही चीज टकराकर थोड़ी साइड में गिर रही होती है। और कुछ लोगों को वो लगती है और कहते हैं 1 मिनट, और उनकी एनर्जी के जो थोड़े से छींटे हैं वो यहाँ पर हर जगह पर उड़ रहे हैं यार, और सभी लोग यहाँ से भागो। और उन लोगों को चोट लगने लगती है। एक बुढ़ा आदमी कहता है सभी लोग यहाँ से भागो, और जब एक असली लड़ाई शुरू होगी तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। वो मन में सोचा क्या, तो तुम्हारा मतलब कि वो अभी तक अपनी ताकत को पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो और उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा दूर तक पहुंच रही है और यहाँ पर जो इतनी दूर खड़े वो लोग भी कांप रहे। स्पेयर डीमन कहता मैंने कहा था ना कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और क्या तुम बस यही कर सकते हो? और जंग वांग कहता कि मैं तो बस तुम्हारे साथ में मजाक कर रहा हूँ। और इसी के साथ में वो भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके एक वार करता है और स्पेयर डीमन अपना भाला सामने लाता है। और दूसरे लोग कहते हैं 1 मिनट, और हम लोग अभी भी इनके सारे हमले को महसूस कर पा रहे हो, सभी लोग ध्यान से। और वुमन अपनी आंखों में चीर डालते हुए कहता है कि ये अलग तरह की टीचिंग है जो कि मैंने पेंटिंग से सीखी, उससे बिल्कुल अलग। और उसने इतनी ज्यादा दूरी बस एक ही सांस में कवर कर ली। और हम देखते हैं कि वो उसको देखते हुए मन में सोचा कि वो अपनी सांस को रोक रहा है और बाद में अपनी दूरी को कम कर रहा है और वापस उनके बीच में आता है। और अब देखो वापस उसके पास में जा रहा है। और हम देखते हैं कि जंग वांग जब स्पेयर डीमन के पास में जाता है और वो मन कहता है उसने वापस अपनी सांस लेना रोक दिया, और ये अमेजिंग है और मैं इनकी एक भी मोमेंट को मिस नहीं करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि जो स्पेयर डीमन और जंग वांग के बीच का खतरनाक सा लड़ाई थी, और वुमन ने जैसी उम्मीद की थी और चीजें बहुत ही ज्यादा वो बस देखकर ही सीख पा रहा था, और ये तो उसके दिमाग की बाउंड्री से भी ऊपर जा रही थी ये लड़ाई। और हम देखते हैं तभी भीड़ में एक इंसान चल के आ रहा होता है और दूसरे लोग कहते हैं सभी लोग साइड में हो जाओ। हम देखते हैं कि एक आदमी उसके टकराता है और जिस आदमी ने जिसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है, और वो टकला आदमी कहता है ओए इडियट हटो, और तुम बहुत दिमाग खराब कर रहे हो। और हम देखते हैं कि सामने वाला जो बंदा होता है वो कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ और वरना तुम्हें मरना होगा। और वो टकला आदमी कहता है 1 मिनट रुको, और तुम तो वो वेनम किंग हो, नहीं? और दूसरे लोग कहते क्या क्या कहा तुमने? और वेनम किंग, और सच में ये वेनम किंग है? और आखिर ये बुरा इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि तुम इसके झांसे में आ जाओ। और वुमन भी वो देख रहा होता है और मन में सोचा आखिर ये क्या है, और आखिर उसने ऐसा क्या किया कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक हालत में दिख रहा है। और हम देखते हैं कि सभी लोग भाग रहे होते हैं और उनके पीछे कुछ काली काली चीजें आ रही होती है, और वो लोग कहते हैं मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही और मैं मरना नहीं चाहता, कोई मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि वो काली काली चीज में जितने भी लोग आ रहे हैं वो मर रहे होते हैं। और वो वेनम किंग कहता है कि मैं बिना मुसीबत किए जिंदा रहना चाहता था, लेकिन लगता है कि तुम जैसे कचरों के कारण मैं वो भी नहीं कर सकता। और हमें बताया जाता है कि ये डोकुक के अंदर पैदा हुआ बंदा था और इसने बहुत सारे गुनाह किए थे, और बाद में उसने शेचोंग के एक फैमिली के लीडर की बेटी को ऐसे बहका दिया था और बहुत सारे जहरीले आर्ट्स को सीखा था, और उसने एक अल्टीमेट हथियार को बनाया जिसका नाम था कि माउन। और इस तरह का ये इंसान था वेनम किंग। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जिनके भी वो काले काली चीज लगती थी वो लोग पिघलने लगते थे और बोलते कि हम बॉडी मूव नहीं कर पा रहे और कोई बचाओ। और वेनम किंग कहता है कि हाँ, और इन वॉरियर्स की लड़ाई को देखकर मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी कोई चीज जाग चुकी है, और लगता है कि यही वो रास्ता है जो कि मेरे लिए है। और दूसरे लोग पिघलते जा रहे होते उस चीज के अंदर, और दूसरे लोग कहते हैं आखिर वेनम किंग यहाँ पर क्या कर रहा है? और वेनम किंग कहता है सभी लोग भाग जाओ, और अगर तुम इसके अंदर पकड़े जाओगे तो तुम मरोगे। और अब सिचुएशन जब ऐसी हो चुकी है तो चलो देखते हैं कि मेरी ताकत कितनी आगे तक बढ़ सकती है, और क्या ये हो सकता है कि मैं स्पेयर डीमन और इस जोंग वांग को भी मार सकता हूँ, हाँ? और वुमन मन में सोचा आखिर ये क्या, और ये भोले लोगों को मार रहा है। और अब मुझे लगता है कि वो इंसानी जिंदगी को उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। और कुछ लोग भागते हुए कहते हैं कि जल्दी से भागो, और इसका ये श्राप बहुत ही तेजी से पीछे पड़ रहा है। और जब सभी लोग भाग रहे थे वुमन मन में सोचा अरे यार, और लोग खतरे में, और ये क्या कोई रास्ता नहीं जिससे हम सभी को बचा सकते? और जल्दी से सोचो संग वो मून। और तभी वो सोचा कि ओ हाँ, और वो हाथ की हथेली से खतरनाक सी हवा, और एक ऐसी हवा जो कि मैंने पेंटिंग का इस्तेमाल कर मैंने बनाने के बारे में सोचा था, और मुझे अपने दोनों ही हाथों के उस पेंटिंग की लाइन की तरह हवा इकट्ठी करनी होगी, और फिर मुझे अपने पाम का इस्तेमाल कर मतलब हथेली का इस्तेमाल कर एक हवा का झोंका फेंकना होगा जिससे वो सारा जहर पीछे हट जाए। और इसी के साथ में वो उस मूव का इस्तेमाल करता है, और सभी लोग भी कहते हैं 1 मिनट, आखिर ये ताकत और हवा और जितना भी ये जहरीला ये जो श्राप था ये भी एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है। और हम देखते हैं कि जितनी भी वो काली काली चीज होती है
वो सारी चीज़ उसी वेनम किंग की तरफ जाने लगती है और वेनम किंग कहता है आखिर ये क्या है, और आखिर मेरा जो श्राप है वो मेरी तरफ वापस क्यों आ रहा है। और वुमन मन में सोचा कि मैं इस हवा का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं इस श्राप को उसी एक जगह पर इकट्ठा कर सकूं। और वेनम किंग कहता अनबिलीवेबल, और ये इम्पॉसिबल है, और कोई इस तरह से हवा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, और मुझे एक एंटीडोट की जरूरत है जल्दी। और लेकिन हम देखते हैं कि वुमन अभी भी हवा का इस्तेमाल किया ही जा रहा होता है और वेनम किंग अपने ही जहर में धीरे धीरे पिघल के मर जाता है और उसका जैसे कुछ एक सुराग भी नहीं बचता है। और सभी लोग देखते रह जाते। एक बंदा कहता आखिर क्या हुआ, और एक ताकतवर हवा आई थी जिससे कि वेनम किंग खुद ही उसके उस श्राप में कवर हो गया, और आखिर ये चीज किसने की। और वुमन कहता कि हो मैंने कर दिया यार। और दूसरे लोग कहते कि ये एक डिवाइन जस्टिस है और भगवान ने हमें बचा लिया, और भगवान ने इतनी ज्यादा ताकतवर हवा चलाई कि जिससे वो बेरहम कातिल मर गया, और लगता है कि यही इस रास्ते से, और हम लोग सच में लकी थे। और वुमन वहां पर कहता है कि हाँ, और वो मन में सोचता है कि ये अच्छा रहेगा कि मैं ये सारी चीज़ें शांति से जाने, तो ज़्यादा फेमस होना भी ठीक नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपका वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।